है। अभी हम बुक खोलते हैं, अब देखते हैं आज का टॉपिक हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। मोस्ट प्रॉब्ली आज की जो हमारी क्लास है HTML की वो आखिरी क्लास होगी। हम अब CSS शुरू करेंगे अब। अच्छा, ये हमने चीज़ें पढ़ ली थी कल, और बस फॉर्म में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। डेट इनपुट है, ये आप सब लोग लगा कर देख सकते हैं, हमने लगा कर देख भी लिया। टाइप डेट करना होता है जस्ट इसमें, ठीक है। सर बूट स्ट्रैप पढ़ेंगे? बूट स्ट्रैप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बूट स्ट्रैप पूरा नहीं पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन हम लेंगे जब CSS कंप्लीट कर लेंगे ना हम। तो CSS कंप्लीट करने के बाद जो CSS के फ्रेमवर्क्स जितने मौजूद हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े उसका हम, जैसे टेल विंड है, एक बूट स्ट्रैप है, तो हम उन सब पे गो थ्रू कर लेंगे। बहुत आसान है। बूट स्ट्रैप को थोड़ा सा चला कर देख लेंगे तो वो बाकी सारे भी उसी तरह चलते हैं, लेकिन बूट स्ट्रैप हम पूरा कवर नहीं करेंगे इस कोर्स में। ओके सर। सर जो ये कस्टमाइजेशन है वो करेंगे हम बूटस्ट्रैप की? नहीं, बूट स्ट्रैप हम पूरा कवर करेंगे ही नहीं। बूट स्ट्रैप जस्ट मैं आपको चलाना बता दूंगा वो चलता कैसे है, ठीक है। वो आपकी वेबसाइट पे कनेक्ट कैसे होता है और वो रन कैसे होता है। ओके सर। अच्छा, अब हमारे पास इनपुट में एक टाइप ईमेल है। अब ये मुख्तलिफ टाइप्स डिस्कवर हो रही हैं। टाइप यूआरएल है। अब ये जो टाइप ईमेल और टाइप यूआरएल, इसमें क्या होता है कि आप को ईमेल लिखेंगे जब भी वो सबमिट करेगा, अदरवाइज़ वो ईमेल के अंदर @ अगर नहीं है आपके, मिसिंग है, तो वो आपको एरर देता रहेगा। इसी तरह यूआरएल में शुरू में HTTPS अगर नहीं होगा तो वो आपको एरर देता रहेगा। तो जहाँ पे यूआरएल इनपुट लेना है वहाँ पे आप ये उसकी टाइप यूआरएल कर सकते हैं। अच्छा, एक हमारे पास है सर्च इनपुट। सर्च इनपुट में आमतौर पे क्या होता है कि आप टाइप सर्च कर देते हैं इसकी। अच्छा, टाइप सर्च करने के बाद उसमें ना एक ये क्रॉस का बटन आ जाता है। आप कोई भी चीज़ टाइप कर रहे होते हैं तो एक क्रॉस का बटन होता है। आप एस्केप प्रेस करते हैं या क्रॉस के बटन पे क्लिक करते हैं तो वो खाली हो जाता है सर्च का बॉक्स ना। तो ये भी एक टाइप है सर्च के नाम से। इसको भी यूज़ कर सकते हैं आप कहीं पे, आपको अगर सर्च बॉक्स बनाना है। आमतौर पे वेबसाइट्स में टॉप राइट कॉर्नर पे जो है ना छोटा सा सर्च का बॉक्स बना हुआ होता है। जैसे गिटहब में भी आप जाते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा सर्च का बॉक्स बना हुआ होता है, तो उसकी टाइप जो है वो आप सर्च रख सकते हैं, ठीक है। अब ये सर्च के बारे में इन्होंने काफ़ी सारा मजमून लिखा है कि सर्च जो है वो टेक्स्ट इनपुट से कैसे मुख्तलिफ है, ठीक है। तो वो ये आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो मैं आपको मोटिवेट करूँगा कि ये आप पूरा पढ़ें खुद से, ठीक है। अच्छा, एक बात इन्होंने यहाँ लिखी है कि रिसेंट ब्राउज़र ही इसको सपोर्ट करते हैं, सिर्फ पुराने ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन ये 2009 की लिखी हुई बुक है, तो इस वक्त जितने भी लेटेस्ट ब्राउज़र हैं सारे इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये फॉर्म का हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अच्छा, फॉर्म का चैप्टर ख़त्म होने के बाद हमारे पास एक जो चैप्टर है एक्स्ट्रा मार्कअप्स, ठीक है। अब एक्स्ट्रा मार्कअप्स जो है ना वो बहुत ही एक जनरल सा चैप्टर बनाया है इन्होंने। तो ये चैप्टर जो है ना हम यहाँ क्लास में कवर नहीं करेंगे ये, लेकिन आप खुद से इसको पढ़िएगा, ठीक है। अब इसमें कमेंट्स का जिक्र है कि भाई जैसे सम टाइम मैं कुछ कोड लिखता हूँ उसको मैं कमेंट करके रोक देता हूँ, ठीक है, तो वो रुकता कैसे है, ठीक है, वो चलना बंद हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें डिस्कवर की हुई हैं। तो हम ज़रा ब्रीफली इसको गो थ्रू करते हैं एक बार को, ठीक है, और फिर इसको आप एक दफ़ा खुद से पढ़ लीजिएगा। अब ये पूरा एवोल्यूशन इसमें डिस्कस हुआ हुआ है कि जावास्क्रिप्ट सॉरी HTML जो वो कब बनी थी, कब से कब, कैसे कैसे क्या हुआ जी। सर इनपुट टाइप बटन में और बटन में क्या फ़र्क है? इनपुट टाइप बटन में और बटन में फ़र्क ये है कि देखें, आपने सवाल अच्छा पूछा, इसके लिए मुझे VS कोड ओपन करना होगा इसका फ़र्क समझाने के लिए आपको। अच्छा, ये मेरे पास एक फॉर्म का एक टैग मौजूद है, ठीक है। ये फॉर्म यहाँ से शुरू है और लाइन नंबर 80 पे ये ख़त्म है जाके। अब इस फॉर्म के अंदर मैंने 2 अदद फील्ड सेट बनाए हुए हैं और आखिर में जाके मैंने एक बटन लगाया हुआ है, ठीक है, और उस बटन की टाइप है सबमिट। अच्छा, अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ इनपुट, ठीक है, VS कोड शो नहीं हो रहा। VS कोड शो नहीं हो रहा, दोबारा कर देता हूँ मैं। हो रहा, शो हो रहा। थोड़ा शायद वो स्क्रीन में लैग आया होगा, मेरे पास से तो अपलोडिंग सही जा रही है बाय द वे। अच्छा, तो मैं बटन सबमिट की जगह ना मैं ये भी लगा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो इनपुट का टैग है ये पहले HTML में मौजूद था। ये बटन वाला टैग जो है ना ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये बटन वाला तरीका जो है थोड़ा सा ये समझें इसको आप, लेटेस्ट है ये, ठीक है। तो ये जो है ये ओरिजिनल तरीका है, लेकिन ज़ाहिर है अभी इनपुट से ना ऐसे देख के फ़ील नहीं होता कि ये बटन है, ठीक है। बटन का टैग लगाना ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा विजुअली ना थोड़ा सही रहता है, मतलब देख के ही फील हो जाता है कि अच्छा ये कोई बटन होगा। इन दोनों की फंक्शनैलिटी में कोई फ़र्क नहीं है,
ठीक है। इसको जस्ट लिखने का तरीका है, टाइप सबमिट इसमें भी है, टाइप सबमिट इसमें भी है। अच्छा, इसमें बटन के टैग के ओपन और क्लोज के दरमियान में हम लिखते हैं तो वो बटन के ऊपर लिखा हुआ जाता है। यहाँ पे वैल्यू करके जो लिखते हैं ना, वो बटन के ऊपर लिखा हुआ होता है। दोनों के काम करने के तरीके में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि बटन का इस्तेमाल करें आप, ठीक है। बटन का टैग जो है वो ज़्यादा बेहतर है इस्तेमाल करना। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने कॉमेंट किया है, ये कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश का बटन आप जब दबाएंगे ना, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, ये इससे ये कमेंट ओपन और कमेंट क्लोज होता है। किसी भी चीज़ को अगर मैं कमेंट कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे इन दोनों को मैं कमेंट कर दूँ, तो मेरे फॉर्म में से बटन गायब हो जाएगा, ठीक है। कोड तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन वो कोड काम नहीं करेगा। वो कोड काम इस वजह से नहीं करेगा कि मैंने उसको रोका है, मैंने कहा भाई रुक जाओ, ठंडे हो जाओ अभी, सही है। आप देखें मेरा पूरा फॉर्म मौजूद है, लेकिन उसमें नीचे बटन गायब हो चुका है। अब मैं वापस हटाऊँगा तो उसको बटन वापस आ जाएगा। ये मैंने इसको हटाया, बल्कि इसको तो बंद करता हूँ, मैं इनपुट वाले को लगाता हूँ ना, इनपुट वाला हमने लगा के नहीं देखा पहले, ठीक है। ये हमारा बटन यहाँ पे शो हो गया दोबारा से, ठीक है जी। माइक में सबका बंद कर दूँ। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है भाई, पहले बुक है, फिर कोड है, और फिर आपकी वीडियो है। अच्छा, तो ये सबको समझ में आ गया कि बटन के टाइप सबमिट और इनपुट का टाइप सबमिट दोनों बिल्कुल सेम काम करते हैं, फ़र्क कोई नहीं है काम करने में, लेकिन लिखने का अंदाज़ जो थोड़ा सा नया वाला है एक का। ओके जनाब, अच्छा, तो इस चैप्टर में यहाँ पे HTML का थोड़ा सा एवोल्यूशन डिस्कस हो रहा है, जो हम पहले ही क्लास में, शायद जो ओरिएंटेशन क्लास थी उसमें हम ये डिस्कस कर चुके थे, तो इसको दोबारा से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। HTML5 जो रिलीज़ हुआ, पहली रिलीज़ उसकी सन 2000 में आई थी, ठीक है, और अभी तक HTML5 ही लेटेस्ट वर्जन है HTML का, और उसके बाद कोई नहीं आया, ठीक है। हम अपने डॉक्यूमेंट में जो डॉक टाइप लिखते हैं ना शुरू में HTML, वापस मैं अपने डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, यहाँ पे आप देखें शुरू में डॉक टाइप लिखा हुआ आ रहा है। ये जो हम लिखते हैं, इसका मतलब होता है ये HTML5 का कोड लिखने जा रहे हैं, ठीक है। ये VS कोड के शॉर्टकट से आपको ऑटोमेटिक ये मिल जाता है लिख के ना। अच्छा, पुराने जो वर्जन होते थे उसमें शुरू में थोड़ा डिक्लेरेशन मुख्तलिफ होती थी, वो सब भी यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने, लेकिन आप सिर्फ ये वाले को देखें जो टॉप वाला है, ठीक है। इसके अलावा पुराने HTML को ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं आपको। अच्छा, कॉमेंट करने का जो तरीका है वो ये है, ठीक है। इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश है, ये हम अभी देख चुके हैं लगा के भी, ठीक है जी। अच्छा, ये आईडी के बारे में जिक्र हो रहा है, आईडी भी हम पढ़ चुके हैं कि आईडी क्या चीज़ होती है। किसी भी एलिमेंट को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए हम ये आईडी का इस्तेमाल करते हैं। एक आईडी एक ही एलिमेंट को दी जा सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक आईडी दे दी नंबर इनपुट, एक आईडी मैंने बना ली, आईडी कुछ भी हो सकती है आपकी मर्ज़ी की, तो वो नंबर इनपुट की आईडी मैं किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं दे सकता। अगर मैं किसी दूसरे एलिमेंट को वो नंबर इनपुट की आईडी दूंगा तो वो मेल फंक्शन करेगा, ठीक है, बाद में वो मस्ती करेगा, ख़राब करेगा काम मेरा, ठीक है। एक क्लास एट्रीब्यूट होता है, इसको हम अभी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह जब CSS पढ़ेंगे तो ये क्लास को थोड़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वेल, यहाँ पे इन्होंने मजमून लिखा है, इसको आप खुद से पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा इसको खुद से पढ़ने की, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, जस्ट मैं इसको गो थ्रू कर रहा हूँ, लेकिन ये चैप्टर आपने पूरा पढ़ना है। अच्छा, अब एक आपके पास ना ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और एक आपके पास होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स इनलाइन एलिमेंट में डिफरेंस ये होता है कि ब्लॉक एलिमेंट अपने लाइन में किसी और को नहीं आने देता। आपने देखा होगा जब आप H1 की हेडिंग लगाते हैं तो H1 के बाद आप कोई भी चीज़ लिखें वो अगली लाइन में ही आता है, ठीक है। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें पैराग्राफ भी शामिल है, जिसमें अनऑर्डर लिस्ट भी शामिल है। ये ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ये अब अगर आप लिखेंगे तो ये खुद एक तो नई लाइन में स्टार्ट होते हैं और अपनी लाइन में किसी और दूसरे को आने नहीं देते, ठीक है। ऑन अदर हैंड जो इन लाइन एलिमेंट हैं, आप यहाँ डायग्राम में भी नोट कर सकते हैं इस जगह पे कि किस तरह से ये एलिमेंट एक दूसरे के आगे और पीछे आ जाते हैं, जिसमें बोल्ड, इटैलिक, इमेज, ये सारे टैग्स शामिल हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी डिफरेंशिएशन है दो एलिमेंट्स में। अच्छा, इनको इस तरह क्यों रखा गया है? इस वजह से रखा गया है कि आम तौर पे जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो हेडिंग्स हैं, वो इसी तरह इस्तेमाल होती है कि वो उसके लाइन में किसी और को आने की आम तौर पे ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। हेडिंग जब आप लगाते हैं तो वो पूरी लाइन में ही होता है आम तौर पे, तो इसलिए इसको इस तरह का बाय डिफ़ॉल्ट रखा गया है। अच्छा, अब एक चीज़ है हमारे पास डिव। मिसाल के तौर पे एक तो हमने एलिमेंट देखा हेडिंग के लिए H1 है, पैराग्राफ के लिए P है। एक आपको वैसे ही अगर बॉक्स बनाना है कोई, ठीक है, वैसे ही आपको कोई चकोर बॉक्स बनाना है, कोई कंटेनर बनाना है, जैसे अभी हम जैसे ही क्या कहते हैं,
CSS स्टार्ट करेंगे तो CSS में आप देखेंगे हर एलिमेंट एक बॉक्स होता है। तो मुझे जस्ट एक खाली बॉक्स अगर बनाना है तो उसके लिए div का भी एलिमेंट इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ एक चकोर डब्बा बन के आ जाए, उसका कलर हो रेड और उसके ऊपर कोई बात लिखी हुई हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं बनाता हूँ div, ठीक है। div का हम इस्तेमाल अभी करेंगे इंशाल्लाह, जैसे CSS में जाएंगे तो div का हम काफ़ी सारा इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, div की तरह एक चीज़ स्पैन भी है, लेकिन स्पैन में और div में फ़र्क क्या है कि स्पैन जो है वो इन लाइन एलिमेंट है, div जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है। div जब आप बनाते हैं वो अपनी लाइन में किसी और को नहीं आने देता। तो ये दोनों तरह के कंटेनर मौजूद हैं, div और स्पैन, ठीक है। दोनों कंटेनर्स हैं, दोनों में फ़र्क जो था वो बता दिया मैंने कि स्पैन जो है वो इन लाइन है। मिसाल के तौर पे ये पूरा पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ में आप चाहते हैं कि जो 1991 लिखा हुआ है इसका मैं बैकग्राउंड कलर कर दूँ रेड, इसका कलर चेंज कर दूँ या इसके साथ मैं कुछ कर दूँ ऐसा, ठीक है। तो इसको मुझे किसी ना किसी कंटेनर में पैक करना होगा, ठीक है। उसके अलावा मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। तो इसलिए ये स्पैन इस्तेमाल होता है। इंशाल्लाह अभी हम CSS में इसका भी स्पैन का इस्तेमाल भी करेंगे तो आपको ये मज़ीद आइडिया हो जाएगा इसका। आई फ्रेम एक ऐसी चीज़ होती है कि आपकी वेबसाइट के दरमियान में एक छोटी सी विंडो बना के कोई दूसरी वेबसाइट अगर आपने खुलवानी है, ठीक है, जैसा कि गूगल मैप आपने देखा होगा, बहुत सारी वेबसाइट को जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो बिल्कुल लास्ट में जाके ना छोटा सा एक विंडो खुली हुई होती है, उसमें गूगल मैप बना हुआ आ रहा होता है, ठीक है। तो वो एक्चुअली आई फ्रेम होता है। तो इसके भी कुछ यूज़ केसेस हैं। बाज़ दफ़ा आपको इस तरह करने की ज़रूरत पड़ती है कि एक वेबसाइट के अंदर छोटी सी विंडो बना के एक दूसरी वेबसाइट दिखानी पड़ती है आपको, तो उसमें आई फ्रेम इस्तेमाल कर रहे होते हैं आप, ठीक है। गूगल मैप में सबसे बेहतरीन मिसाल है उसकी गूगल मैप, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ मेटा के टैग्स होते हैं आपके। हमने ये शुरू में देखा था कि एक सिमेंटिक टैग्स जो होते थे, तो ये मेटा असल में सिमेंटिक टैग है, ठीक है। इसका UI पे कोई चेंज नहीं आता। मिसाल के तौर पे मैं अपने कोड में जाता हूँ तो मेटा के अंदर लिखा हुआ है कैरेक्टर सेट UTF-8, ठीक है। मेटा के अंदर लिखा हुआ है कि HTTP इक्विट और U और A कंपैटिबल कंटेंट IE-EDGE। अब ये जो मेटा के टैग्स हैं ना, ये हम ज़ाहिर है अभी पूरी तरह यहाँ पे हम डिस्कवर नहीं कर रहे कि ये मेटा के टैग से हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे जो आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और जो डिफरेंट मशीन्स आपकी वेबसाइट को जब विज़िट करते हैं तो वो ये मेटा के टैग को देखकर बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। ये आपके कीवर्ड्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट का टाइटल, वेबसाइट के कीवर्ड्स, वो सारे आप मेटा के टैग में लिख रहे होते हैं, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी उसमें से नज़र नहीं आ रहा होता, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं कि जो मेटा में आप दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड्स है, रोबोट्स हैं, ठीक है, कि रोबोट्स को आप अलाउ कर रहे हैं कि यार आप आके मेरी वेबसाइट को रीड करो या नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आप कर देंगे कि नो इंडेक्स तो वो आपके क्रॉलर आपकी वेबसाइट को रीड ही नहीं करेगा, ठीक है। गूगल का क्रॉलर आएगा, वो आपकी वेबसाइट को रीड ही नहीं करेगा, मना कर देगा आप, सही है। अच्छा, फिर उसके अलावा ऑथर है, प्रैग्मा है, एक्सपायर्स है। अब ये सारे मेटा के यहाँ पे एग्जाम्पल बना के भी इन्होंने बताया हुआ है और इसके बारे में डिटेल भी लिखी हुई है, तो प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि इससे कैसे होता है। तो आमतौर पर जो लीगल वाली जो एक तो होती है ना, वो गलत तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं जुगाड़े मार के, वो तो एक अलग है। लेकिन आम तौर पे जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है कीवर्ड्स वगैरह के ज़रिए, वो इसी तरह से होती है, ठीक है। आपने लगाया कीवर्ड इंस्टॉलेशन कॉमा आर्ट कॉमा ओपिनियन। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी दूध की दुकान की वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कीवर्ड में क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा मिल्क, ठीक है, काउ मिल्क, बुल मिल्क और जो जो वहाँ पे होता है, ठीक है, बटर वटर और जो जो मतलब दूध की दुकान में मैं चाहता हूँ कि क्या क्या इंटरनेट पे लोग लिखें तो ये वेबसाइट कहीं ना कहीं नज़र आए, तो वो मैं यहाँ पे लगा रहा होता हूँ, ठीक है। फिर इसका ऑथर कौन है, ऑथर में इसने लिखा है जॉन डकेट। मिसाल के तौर पे वो वेबसाइट मैंने अगर बनाई है तो मैं ऑथर में क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूंगा या अपनी कंपनी का नाम लिख दूंगा। तो इस तरह करके ना यहाँ पे मेटा के टैग्स हैं वो इन्होंने बताए हैं। तो प्लीज़ ये सारे मेटा के टैग्स आप पढ़ लीजिएगा। अगर ये मेटा के टैग्स आपको समझ में आ जाते हैं तो कल को आप अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का भी काम करते हैं ना तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये पढ़ने की वजह से, ठीक है। तो ये आप खुद से पढ़िएगा, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं। अच्छा, कुछ एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे HTML के अंदर अगर आपको ये वाला ब्रैकेट लगानी है, ठीक है, लेस देन वाली। अब ये लेस देन मैं कैसे लगाऊं, मिसाल के तौर पे ये मेरा जो H1 है इसके अंदर मुझे ये शो कराना है, ठीक है, मगर ये तो एरर है इसके अंदर, HTML के अंदर ये एरर है, ऐसे में शो नहीं करा सकता। क्यों? वो इसलिए नहीं शो करा सकता कि ये एंगल ब्रैकेट तो ऑलरेडी टैग्स में इस्तेमाल हो रही है, तो HTML को ये बात कैसे पता चलेगी कि ये टैग है या ये एंगल ब्रैकेट है, इसको मैं क्या डिस्प्ले कराऊँ, ठीक है। तो ज़रा इसको देखते हैं स्क्रीन पे किस तरह से शो होता है। अगर मैं ये लिखता हूँ तो रिफ़्रेश किया मैंने, यहाँ पे इसने शो तो कर दिया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं एक और लगा देता हूँ यहाँ पे यूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको भी शो कर दिया इसने, यार ये क्या सीन है। चलो कुछ और ऐसा करते हैं जो शो ना करे,
ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि P, सही है। अब मुझे P एग्जैक्टली इस तरह करके दिखाना है, ठीक है, मुझे P इस तरह करके दिखाना है। अब देखते हैं इसको दिखाता है कि नहीं दिखाता। अब इसको नहीं दिखा रहा है ये, हालांकि मेरी रिक्वायरमेंट थी मुझे इस तरह करके दिखाना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ना ये एस्केप सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो ये ओपन के लिए क्या है, एंड LT, %LT। तो अब मैं ये पूरे P को ना ऐसे नहीं लिखूँगा, अब मैं लिखूँगा %LT P, सही है, और P के बाद फिर %GT, ऐसे करके लिखूँगा मैं, ठीक है। तो एक लिखने का तरीका इसको ये है, एक लिखने का तरीका ये है। जो ये वाला तरीका है इसमें ये डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, और जो ये वाला तरीका है इसमें ये समझेगा कि HTML का टैग है तो उसको डिस्प्ले नहीं करेगा। तो मैं ये हटा देता हूँ और इस तरीके से ज़रा आप करके देखता हूँ, तो आप देखेंगे इसको एज इट इज़ इसने डिस्प्ले कर दिया। तो सम टाइम ये होता है कि वो चीज़ें लिखनी पड़ जाती हैं आपको जो HTML का टैग ऑलरेडी है बना हुआ, ठीक है। तो उसमें आपको फिर इस तरह करके एस्केप सीक्वेंस के ज़रिए लिखना पड़ता है। अब इसके अंदर एस्केप सीक्वेंस में बहुत सारे हैं, कॉपीराइट का भी एक साइन है इसके अंदर, रजिस्टर्ड का भी एक साइन है, मल्टीप्लाइड, डिवाइड, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, ये सारी चीज़ें एस्केप सीक्वेंस में मौजूद हैं। तो इनमें से कोई भी चीज़ आपको लिखनी हो तो आपको एस्केप सीक्वेंस में लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। जब पड़ेगी तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है ना आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ इस चैप्टर में ना ऐसी चीज़ें डिस्कस की गई हैं जिसको किसी कैटेगरी में डाला नहीं जा सकता था, राइट। अगर आप यहाँ पे जाके कैटेगरी देखें इसकी, तो कैटेगरी में ना लिस्ट में इस्तेमाल होने वाली चीज़ सारी एक जगह कर दी इन्होंने, फिर इमेजेस से रिलेटेड एक जगह कर दी, फिर टेबल से रिलेटेड एक जगह कर दी, फिर फॉर्म में जो इनपुट, जितने तरह के इनपुट होते थे फॉर्म्स में, उसको डिस्कस कर लिया। अब एक्स्ट्रा मार्कअप में ना वो चीज़ें डिस्कस की गई हैं जो किसी भी कैटेगरी में शामिल नहीं की जा सकती थी, राइट। तो ये एक्स्ट्रा मार्कअप इस वजह से इसको नाम दिया गया है। अच्छा, अगेन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस बुक में अभी भी HTML के सारे मार्कअप्स कवर नहीं हुए हैं इस बुक में, ठीक है। इस बुक में जो मार्कअप कवर हुए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन मार्कअप्स हैं, ठीक है। ये सब लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छा, तो ये वाले जो मार्कअप हैं इसके अलावा भी मार्कअप्स मौजूद हैं जो आप ज़ाहिर है जब वक्तन फ़वक्तन जब आप काम करेंगे तो फिर वो आप सीखेंगे। सर ये इस बुक का लिंक कैसे मिलेगा हमें? ये बुक पूरी मिलेगी ना आपको, व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजा हुआ तो है आपको। अगर नहीं मिली है तो कोई दोस्त ग्रुप में दोबारा भेज देंगे जी। पेड ग्रुप के नाम से भी एक है और एक डिस्कशन का, हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं सर व्हाट्सएप के। उसमें मुझे नहीं मिली, आप प्लीज़ ये सेंड कर दीजिएगा। अच्छा, आपने असल में ज्वाइन अभी किया होगा, रिसेंटली ज्वाइन किया होगा आपने, राइट। तो कोई जी, आप, मेरी पहली क्लास है आज। हाँ जी, अभी मुझे याद आ गया आपने कल परसों ही ज्वाइन किया। वेल, तो आप वहाँ पे एक मैसेज मार दीजिएगा कि बुक कोई प्लीज़ सेंड कर दे, तो आपको कोई भी सेंड कर देगा, मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है। चलें, ओके। अच्छा, तो अब हम चलते हैं भाई अपने अगले चैप्टर में, इंट्रोडक्शन टू CSS। अब जनाब CSS की जहाँ तक बात है, पहले जब शुरू में HTML बनी थी ना तो उसमें CSS होती नहीं थी, उस वक्त CSS नहीं होती थी। आपको अगर किसी हेडिंग का कलर चेंज करना है तो उसके अंदर BG कलर करके एक ऑप्शन होता था, वो एट्रीब्यूट लगाते थे, अब BG कलर चेंज हो जाता था, ठीक है। फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करने का तो ऑप्शन खैर पता नहीं था भी या नहीं था। वेल, जो HTML ही में सब कुछ होता था, कलर वलर, साइजिंग वगैरह सब चीज़ें, आप अभी भी आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों में विड्थ हाइट वगैरह का ऑप्शन मौजूद है, साइज़ का ऑप्शन मौजूद है, तो वो सारा कुछ सर चैप्टर HTML से ही नंबर 9 हो भी जाता बता दें थोड़ा सा। था। जी, चैप्टर नंबर 10 ही तो हम खोल के बैठे हैं। 9 यार चैप्टर नंबर 9 जो है ना वो अब इसमें ऐसी कोई चीज़ है तो नहीं, ऑडियो और वीडियो के टैग्स हैं, ये भी सिर्फ लगा के देखने वाली चीज़ है। मैं ज़रा वो उस जगह पे चले जाता हूँ जहाँ पे कोड है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो फ्लैश वाले प्लेयर है ना, इसको तो आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ़्लैश प्लेयर सब ने ब्लॉक कर दिया है उसको ना, सपोर्ट सब ने बंद कर दी है। तो इसमें फ़्लैश प्लेयर का जो आधा चैप्टर ये फ़्लैश प्लेयर का जिक्र हो रहा है, तो वो तो आपको देखना भी नहीं है ना पढ़ना है, क्योंकि आईफोन ने सबसे पहले बंद किया था, फिर बाद में एंड्रॉयड वालों ने भी बंद कर दी उसकी सपोर्ट। तो फ्लैश प्लेयर की सपोर्ट अब किसी भी जगह पे मौजूद नहीं है, वीडियो सारी चलती है HTML5 के प्लेयर पे, ठीक है। तो मैं HTML5 वाले पे डायरेक्ट मूव करके जा रहा हूँ। ये आ गया भाई HTML5, प्रिपेयरिंग योर वीडियो फॉर योर पेज। अब इसमें क्या होता है कि आप जैसे इमेज लगाते हैं ना, सेम उसी तरीके से आप वीडियो भी लगाते हैं। वीडियो के लिए जो टैग है ना, पहले IMG का होता था, अभी टैग हो गया वीडियो का, सही है। अब वीडियो का टैग लगाने के बाद आपने SRC में उस वीडियो का यहाँ पे लिंक बता दिया, सेम उसी तरह जैसे आप इमेज में बताते थे। अच्छा, विड्थ हाइट जो इसमें दी हुई है ना, वो भी सेम वही इमेज वाली है। इमेज के जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर को, उसमें मैंने आपसे जिक्र किया था कि इस विड्थ हाइट से आप इमेज का साइज़ कभी भी चेंज नहीं करते हैं,
ठीक है। ये विर्थ हाइट हम क्यों देते हैं? ये विर्थ हाइट हम इस वजह से देते हैं ताकि पहले से ही मेरे ब्राउज़र को पता चल जाए कि वो जो इमेज आने वाली है अभी इंटरनेट से, जो अभी तक लोड नहीं हुई है, उसका साइज़ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे वीडियो का साइज़ अगर 400 बाई 300 है तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली वही विड्थ लिखूँगा। ठीक है, बावजूद इसके कि इसको चेंज करने से आपकी वीडियो का साइज़ भी ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, ये मैं वही एग्जैक्टली रखूँगा जो मेरी वीडियो का साइज़ है। ठीक है, तो ये इतना काम आप करने के बाद ना, ये इतना चुन्ना मुन्ना से जो ये आपने टैग लगाया हुआ है, ये करते ही आपके पास एक वीडियो प्लेयर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखें क्या क्या एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। एक तो SRC है जिसमें आप वीडियो का लिंक देंगे, एक पोस्टर है, पोस्टर में ना आप थंबनेल देंगे। जो यूट्यूब पे जब वीडियोस आप स्क्रॉल कर रहे हो ना, थंबनेल आ रहा होता है उसके ऊपर, ये पोस्टर थंबनेल को कहते हैं ये। ठीक है, फिर विड्थ हाइट है, ये सब अब आप लोगों को पता है। ठीक है, एक प्री लोड है, उसके बाद एक कंट्रोल्स है। ठीक है, उसके बाद है लूप, तो वो यहाँ सब लिखा हुआ है। प्री लोड का क्या मतलब है? ठीक है, अब प्री लोड के अंदर क्या क्या हो सकता है वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। कंट्रोल्स जब आप लगाते हैं तो क्या होता है उससे? ठीक है, कंट्रोल से ये होता है कि नीचे प्ले का और वो सीक का पूरा बार आ जाता है। अगर ये कंट्रोल्स आप ना लगाएं तो फिर वीडियो ना बिल्कुल स्क्वायर प्ले हो रही होती है, उसमें कोई बटन पॉज वगैरह का बटन शो नहीं हो रहा होता। ठीक है, इसी तरह ऑटो प्ले एक है। ऑटो प्ले में क्या होता है कि जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट लोड होगा ऑटो प्ले हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑटो प्ले होने के लिए ज़रूरी है कि वीडियो में साउंड ना हो कोई। ठीक है, अगर आप वीडियो में आपके अगर साउंड है तो वो ऑटो प्ले काम उस पर नहीं करता है, क्योंकि जितने भी मेजर ब्राउज़र हैं उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि पेज लोड होते ही ऑडियो एकदम ज़ोर का ऑडियो चल पड़े। ये गलत तरीका है, ये मतलब अनएथिकल बात है ये कि पेज लोड होते ही कोई ज़ोर से साउंड चल पड़ा अचानक। ठीक है, तो इसलिए अगर आपकी वीडियो म्यूट होगी, अगर साउंड नहीं होगा आपकी वीडियो में, तो ऑटो प्ले काम करेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। फिर लूप क्या होता है? लूप ये होता है कि आपकी वीडियो ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिकली दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी तरह मेटा डाटा है, मेटा डाटा में कुछ आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप डिस्कवर कर लीजिएगा खुद से, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल जैसे इमेज लगती है बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये लग रहा होता है। ठीक है, तो ये HTML5 का वीडियो आ गया। अब इसी तरह ऑडियो भी नीचे मौजूद है, HTML5 ऑडियो भी दिखा देता हूँ। ऑडियो कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा होता है स्क्रीन पे। ठीक है, ऑडियो का टैग कहाँ चला गया? हाँ, ये रहा HTML5 एडिंग योर ऑडियो। अब इसमें ना जैसे IMG लगाते थे सेम उसी तरह, लेकिन इसमें नाम क्या लिखा हुआ है? ऑडियो। ऑडियो के बाद SRC लगा के ना ऑडियो का लिंक आपने दे दिया। MP3 हो, OGG, ACC, H.264 जो भी इसके अंदर है ना, सारे फॉर्मेट सपोर्टेड हैं। कंट्रोल्स अगर आप करेंगे तो ये सामने पूरा बार बना हुआ आ जाएगा, अदरवाइज़ स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले ही नहीं होगा कंट्रोल्स अगर आपने हटा दिया तो। ठीक है, तो बस ये इतना सा है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? ऑटो प्ले हो सकता है, प्री लोड हो सकता है, लूप हो सकता है। ऑटो प्ले काम नहीं करेगा, लेटेस्ट ब्राउज़र जितने भी हैं ऑटो प्ले सब ने बंद कर दिया है, क्योंकि लोग इसको बोलते हैं कि ऑडियो प्ले होना, पेज लोड होते ही ऑडियो प्ले होना अनएथिकल बात है, तो वो ऑटो प्ले अब काम नहीं करता किसी में भी। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज भी हो सकते हैं। जी जी दोस्त। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी, वो मेरी हेल्थ सेटिंग चेंज हो गई, थोड़ा गाइड कर देना। यार आप ना ये करें, 3 डॉट जो बना हुआ है ना छोटा सा, उस पर क्लिक करें और चेंज लेआउट करके उसको आप कर दें ऑटो कर दें, या तो उसको कर दें आप स्पॉटलाइट। सर स्पॉटलाइट है। आप मोबाइल फ़ोन से आए हुए हैं? सर लैपटॉप से। तो यार स्पॉटलाइट करने पे आपको मेरी स्क्रीन शो होनी चाहिए ना। सर स्क्रीन शेयर करूँ मैं अपनी? हाँ, अपनी करो स्क्रीन शेयर। सर कर दी मैंने। हाँ, अब देखो 3 डॉट पे क्लिक करो, इसको करो चेंज लेआउट, स्पॉटलाइट करो। स्पॉटलाइट कर दिया? अच्छा, अब यूज़र पे जाओ। यूज़र जो बना हुआ है ना, बस कट कर दो इसको, साइड से कट कर दो, साइड से कट कर दो। ये जो नीचे 29 लिखा हुआ है ना, जहाँ यूज़र बना हुआ है, इस पर क्लिक करो। सही है, इस पर देखो मेरा लिखा हुआ आ रहा होगा नाम इसमें, और प्रेजेंटिंग लिखा हुआ आ रहा होगा। ऊपर सर्च कर लो ना, INZ लिख लो, INZ लिखो, आ जाएगा INZ। ये देखो प्रेजेंटेशन जो लिखा हुआ है ना, इस पर पिन का बटन दबा दो, प्रेजेंटेशन पे पिन का बटन दबा दो। ये मेरी प्रेजेंटेशन तुम्हारे पास आ गई सामने। ठीक है, अब तुम अपनी स्क्रीन शेयर को रोकोगे तो तुम्हें मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। देखो तुम्हें मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी अब। सही है? यस सर, आ रही। थैंक यू। अच्छा सर, पहले की तो सब मिली है,
इस बार वाली नहीं मिली मुझे। ओ मोहम्मद अली यार, असल में मेरे पास ना एक्सेल की शीट में सब लोगों की ईमेल लिखी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ वो एक्सेल शीट को क्लिक करके ना पूरा उसमें सेलेक्ट करता हूँ और वो पूरा पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, वेल आप मुझे अलग से व्हाट्सएप पे ना अपना ईमेल, वेल अभी मैं सोच रहा हूँ पिछले 5-6 वीडियो जो है ना उन सबकी ईमेल को मैं अपडेट मारूँ। ठीक है, ये मैं सोच रहा हूँ। अच्छा 404 फाइल नॉट फाउंड कैसे ठीक करें? जी अपनी स्क्रीन शेयर करके बता दें 404 आपके पास कहाँ पे आ रहा है और कैसे आ रहा है। जी लैला, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी तक। वेल मेरा ख्याल है इनको टाइम लग रहा है स्क्रीन शेयर करने में, हम जब तक आगे चलते हैं। अच्छा तो ऑडियो का भी सेम वही सीन है, कोई इसमें डिफरेंट चीज़ नहीं है। ऑडियो में मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे MP3 भी OGG भी। ठीक है, तो अगर किसी लैपटॉप में या किसी कंप्यूटर में OGG सपोर्टेड नहीं है तो MP3 चल जाएगा उसमें। ठीक है, इतनी सी बात है। मेरा ख्याल है बस ऑडियो और वीडियो का टैग है इसमें, एक टैग ऑडियो का, एक टैग वीडियो का, 2 टैग डिस्कस हुए हैं इस पूरे चैप्टर नंबर 9 में ना। तो बस ये हो गया सीन। अच्छा तो शुरू में हमने ये डिस्कस किया कि जब आई थी HTML तो उसके अंदर CSS होती ही नहीं थी। CSS को बाद में इंट्रोड्यूस करवाया गया। बाद में ऐसे लोगों ने बोला कि भाई जो HTML है ना उसको सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। ठीक है, HTML के अंदर आप कलर वलर चेंज कर रहे हो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि स्टाइलिंग वक्त के साथ साथ शुरू में तो वेबसाइट बनती थी, उसमें ना ज़्यादा कलर्स होते थे ना ज़्यादा उसमें कंटेंट होता था। एक 2 4 पेज की वेबसाइट होती थी, वो बहुत सिंपल सी हुआ करती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हुआ, ज़्यादा स्टाइलिंग की रिक्वायरमेंट आने लग गई। आजकल आप वेबसाइट खोलें कितनी ज़्यादा उसमें स्टाइलिंग हुई भी होती है, हर कंपोनेंट जो है उसका कलर अलग अलग होता है। तो इतनी ज़्यादा स्टाइलिंग जो है ना मुनासिब नहीं है कि HTML के अंदर की जाए। तो फिर उन्होंने बोला भाई CSS करके एक लैंग्वेज ऐसे अलग बनाओ जो HTML के साथ चल के काम करेगी। अच्छा CSS स्टैंड फॉर व्हाट? कौन मुझे बताएगा कि CSS का मतलब क्या है? सर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जी लैला, ये मैं अपनी स्क्रीन शेयर होगी मेरी? जी आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है। हाँ फिर आप अच्छा, ज़रा अगर मैं आप ज़रा कोड hosting में दिखाएं। मसला है। हाँ कोड दिखाएं पहले मुझे, कोड पे क्लिक कर दें ज़रा, टॉप पे जो कोड लिखा हुआ है। जी, यहाँ पे। ये नहीं ये तो मैं समझ गया 404 आ रहा है। आपने अपने ज़रा रिपोजिटरी में जाएं दोबारा वापस और कोड में क्लिक करें, कोड जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे कोड में टॉप पे चलें, स्क्रॉल अप करें, ये जो शुरू में कोड लिखा हुआ है, जी हाँ यहाँ चले जाएं। यहाँ पे जो अच्छा ये आपने फ़ोल्डर जो बनाया हुआ है ना HTML फॉर्म्स, ये फ़ोल्डर नहीं बनाना था आपने, आपको index.html रूट पे रखना था। ठीक है, वो आपने गलत से, अभी इस फोल्डर के अंदर जाएं आप, ये जो index.html और जो style.css है ना ये रूट पे होनी चाहिए थी, ये फ़ोल्डर के अंदर है, इस वजह से मसला हो रहा है। इसको आप सही कर दें, ये आपका काम हल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको कैसे सही करूँ मैं? ये आप अपने कोड में जाके सही करेंगे। जो आपके PC में कोड है ना वो ओपन करें, आप आपके PC में जो कोड है ओपन करें उसको। अच्छा हाँ ये आपने फ़ोल्डर में जो किया हुआ है ना इसको फ़ोल्डर से बाहर करें और ऐड गिट कमिट और गिट पुश कर दें, हो जाएगा। इसको राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक करें इस पर, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, नंबर 3 पे जो आ रहा है रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। ये हाँ ये जो आपने फ़ोल्डर बनाया हुआ है ना इस फोल्डर से इसको बाहर निकालें, जाएँ अंदर जाएँ, कट करके बाहर लाएँ उसको, इन दोनों को ऐसे कट कर दें। यहाँ पे पेस्ट कर दें इसको, बस इस फोल्डर को डिलीट कर दें, इस फोल्डर की ज़रूरत नहीं है अब हमें। ठीक है, बस आप अपने वापस VS कोड में जाके और इसको कमिट करना है, पुश करना है, हो जाएगा ये। अच्छा ये टर्मिनल से भी कर सकते हैं और साइड बार से भी कर सकते हैं। जाएँ ज़रा टर्मिनल को छोड़ दें आप, ये साइड बार में जो 4 लिखा हुआ है ना उस पर क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ पे ऊपर मैसेज का जो बार आ रहा है ना इसमें मैसेज लिखें, कमिट का मैसेज है आपके, ये जो भी मैसेज आपने अपने कमिट में लिखना है वो मैसेज लिखें आप, और टिक का बटन प्रेस कर दें, यस ऑलवेज़ कर दें इसको, बल्कि सही है। अच्छा ये बटन दबा दें, सिंक चेंजेस, ओके, डोंट शो अगेन।
ठीक है, बस ये चेंजेस आपकी चली गई। अब थोड़ी देर में जैसे ही वो चेंजेस वहाँ पहुँचेगी आपका कोड अप हो जाएगा। अब जाएं अपने गिटहब की रिपॉजिटरी में जाएं, कोड पे क्लिक करें, कोड पे क्लिक करें। ठीक है, ये क्या हुआ? हाँ ये वैसे नहीं, 1 मिनट बैक कीजिएगा इसको, इसको रिफ़्रेश करें, इस पेज को रिफ़्रेश करें। ओके, ये असल में आपने ना 2 ब्रांचेस बना दिए हैं। वापस कोड वापस जाएं, वहीं पर ही जाएं वापस। ये आपने मेन के साथ साथ ना मास्टर ब्रांच भी बना दी है। मेन पे क्लिक करें, आपने मास्टर ब्रांच भी एक क्रिएट कर दी है। ब्रांचेस आपकी बन गई हैं 2। ठीक है, तो आपको ना ये रिपॉजिटरी डिलीट करके शुरू से करें आप। वैसे ब्रांचेस हमने कवर नहीं की ना अभी तक क्लास में, तो ब्रांचेस में आप चक्रों में फ़िलहाल ना पड़ें। आप इसको ना, अच्छा बाय द वे, मेन को आप चेंज करके अगर मास्टर पे करेंगे ना तो आपको वो कोड दिख जाएगा जो आपने पुश किया है। मास्टर पे क्लिक करें, ये आपका वो कोड आ गया जो अभी हमने पुश किया है। ठीक है, तो ये वाला सीन है। अब अगर पेजेस में भी जाके आप मास्टर कर दें तो हो जाएगा आपका काम उससे भी ना। पेजेस में जाके वहाँ पे जो मेन सेलेक्ट हो रहा है उसमें मास्टर कर देंगे तो उससे भी काम हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको दोबारा से कर लें, सारी चीज़ों को रिपॉजिटरी डिलीट करके ना दोबारा से कर लें। अच्छा जी, तो सर ये मेन और मास्टर ब्रांच में क्या फ़र्क है? मतलब गिटहब में मास्टर भी ब्रांच होती है, मेन ब्रांच भी होती है। असल में अगर आप रिपॉजिटरी पहले गिटहब में क्रिएट करेंगे ना डायरेक्ट, तो गिटहब में वो बाय डिफ़ॉल्ट मेन के नाम से बना रहा है आजकल। ठीक है, पहले मास्टर होता था उसमें आप, लेकिन अगर आप रिपॉजिटरी अपने पीसी में क्रिएट करेंगे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बनाता है मास्टर के नाम से। तो जो भी ब्रांच पहले बनती है वही नाम रहता है। लेकिन अगर आप उसमें कोई गड़बड़ कर देना बीच में तो वो एक उधर से आ जाता है, एक इधर से आ जाता है, तो डबल ब्रांच हो जाती है इस वजह से। तो लेकिन कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। जो हमने क्लास में तरीका डिस्कस किया है आप उस तरीके से करें तो आपकी ब्रांच हमेशा मास्टर के नाम से बनेगी। ठीक है, जो क्लास में हमने तरीका डिस्कस किया है, हमने दूसरी या तीसरी क्लास में एक लेक्चर किया था जिसका नाम था कि पुशिंग योर चेंजेस ऑन गिटहब, इस तरह करके लेक्चर का नाम है। Yes, sir. उसमें ये पूरा डिस्कस हुआ हुआ है। वो पूरा लेक्चर आप देखें, उसको आप यूज़ करेंगे तो आपका ये वाला मसला आएगा ही नहीं इंशाल्लाह। अच्छा सर मैं गिट पुश करता हूँ, डायरेक्ट पुश हो जाता है। हो जाता पूरी है? कमांड लिखने की जरूरत नहीं होती है, गिट पुश लिखता हूँ पुश हो जाता है कोड मेरा। अच्छा, ये वाला मुझे आइडिया नहीं है, मैंने सिर्फ गिट पुश कभी लिख के देखा नहीं है। लेकिन हो जाता है तो अच्छी बात है। आप बाकी लोग मैं भी उसी try को ही कीजिएगा। करता हूँ। हाँ जी, उसकी आप छोटी सी क्लिप बना के व्हाट्सएप के ग्रुप में भी डाल दीजिएगा कि वो आप कैसे करते हैं। अच्छा, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एक मसला आ रहा है, ये क्या हाँ जी, क्या मसला आ रहा है? रिमोट, एक मिनट, ये मैं यहाँ से आपको, ये मसला आ रहा है। सपोर्ट फॉर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वाज रिमूव्ड। असल में यहाँ ये पे आपका उसके जो गिट है ना, version ये नहीं, आपका जो गिट है ये पुराना गिट इंस्टॉल हुआ हुआ है। गिट आप लेटेस्ट वाला गिट इंस्टॉल वर्जन करें। इसका न्यू है। वर्जन न्यू है तो फिर जब आप पुश करते होंगे ना तो आपके पास एक इसका जो विंडो version ओपन है, होती अभी मैंने होगी। चेक किया था। आपके पास एक विंडो ओपन होती होगी, वो विंडो पे क्लिक करें आप टर्मिनल में पासवर्ड नहीं टाइप करें, वो तरीका पुराना हो गया, वो बंद हो चुका है। आपके पास विंडोज 7 तो नहीं चल रही कहीं? 8 है, 8। विंडोज़ 8 चल रही है। विंडोज़ 10 अगर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि विंडोज़ 10 में भी ना जो 1609 के बाद जो नए वाले वर्जन आए हैं उसमें बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो पुरानी वाली विंडोज़ पे सही काम नहीं करते। तो ये भी एक मसला हो सकता है। मोस्ट प्रॉबेबली चांस ये है कि आपके जो गिट में ना जब आप पहली दफ़ा पुश करते हैं तो वो छोटी सी ना एक विंडो खोलता है बैकग्राउंड में, वो पीला सा एक जलबुक होने लग जाता है। ठीक है, तो वो विंडो खुलती है, उसमें लिखा हुआ होता है लॉगिन विथ गिटहब। उस पर प्रेस करते हैं आप तो ब्राउज़र की विंडो खुलती है, वो OAuth का पूरा प्रोसेस चलता है। तो वो वाला काम ना नहीं हो रहा होगा आपके पास। ठीक है, अब मुझे ये भी नहीं पता कि क्रेडेंशियल मैनेजर विंडोज़ 10 में होते हैं या नहीं होते, क्योंकि आजकल जो ये टोकन सेव होता है ना इसका, वो लोकल मशीन के अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर एक क्रेडेंशियल मैनेजर करके एक चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, जो लिनक्स में और मैक में जो कीचेन के नाम से चीज़ होती थी ना, इन्होंने क्रेडेंशियल मैनेजर के नाम से बनाया है। तो उसमें ये सेव होता है। मोस्ट प्रॉब्ली वो पुरानी विंडोज़ होने की वजह से वो क्रेडेंशियल मैनेजर हो ही ना आपके पास। ठीक है, तो इस वजह से भी वो टोकन सेव नहीं कर पा रहा, और फिर वो आपको टर्मिनल पे ना पासवर्ड टाइप करने वाली जगह पे लेके चला जा रहा होगा, और वो टाइप करना अब ख़त्म हो चुका है। 13 अगस्त को उन्होंने बंद कर दिया ये। क्रेडेंशियल मैनेजर में मैं गया था, वहाँ पे दिया था नहीं, उसने कुछ पासवर्ड लिखा हुआ था और वो डिलीट कर दें पासवर्ड।
क्रेडेंशियल मैनेजर में जाएं, वहाँ से वेब क्रेडेंशियल्स में जाकर वहाँ पे जो भी पहले से गिटहब का जो भी है ना उसको रिमूव मार दें और दोबारा ट्राई करें, मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा फिर आपके। रिमूव अगर मैं कर चुका हूँ, मैं दोबारा देखता हूँ उसको। अपनी स्क्रीन शेयर कर दें, अपनी स्क्रीन भी शेयर कर दें। अच्छा, स्क्रीन कहाँ से शेयर? ये बीच में हाँ लाल वाला जो बटन है ना कॉल कट करने का, उसके पड़ोस में एक एरो अप आ रहा है, वो दबाएंगे स्क्रीन शेयर हो जाएगी। वो दबा के और एंटायर स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन करके फिर शेयर कर दें। ये शेयर हो गई। जी आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है अभी। जी आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है। आप पहले तो ज़रा क्रेडेंशियल मैनेजर मुझे दिखाएं अपना। हाँ ये तो है आपके पास क्रेडेंशियल मैनेजर। वेब क्रेडेंशियल्स में बस सही है, नो पासवर्ड है ना इसमें, इसको खोल के रखिएगा पीछे। अब ज़रा करें, पुश करें। अच्छा ये ना, ये आना नहीं चाहिए आपके पास, ये टर्मिनल पे जो डायरेक्ट पासवर्ड पूछ रहा है ना, ये आना ही नहीं चाहिए, ये नए वाले में आना नहीं चाहिए, ये डायरेक्ट एक छोटी सी विंडो खोलनी चाहिए इसको। अच्छा अब ज़रा एक काम करें, इसको कंट्रोल सी से कट करें ज़रा ये कमांड को, और ज़रा गिट -- वर्जन लिखें और ये मुझे दिखाएं कि वर्जन इसका क्या आ रहा है, ताकि मैं लेटेस्ट वाला चेक करूँ कि उससे ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा 2.36.1 है ना। मैं ज़रा गिट का वर्जन अभी देखता हूँ क्या है चल रहा है। 2.36.1 यार, वर्जन तो बिल्कुल सही है, वर्जन तो लेटेस्ट है। .Windows 1 क्या लिखा हुआ है इसने ये। अच्छा वेल एक काम करें ज़रा यार, ये क्या सीन हो गया इसमें। टर्मिनल ज़रा अलग से बल्कि आपने ये पावर शेल ओपन किया हुआ है ना, पावर शेल को चेंज करें आप। ये जो छोटा सा लगा हुआ है ना प्लस, जो क्रॉस आ रहा है इसके अंदर, हाँ यहाँ पे ना क्लिक करें प्लस के वाले पड़ोस के ड्रॉप डाउन पर। हाँ प्लस के पड़ोस में ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करें, चेंज टर्मिनल वो डिफ़ॉल्ट क्या है इसका, ये सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल, ये वाला सेलेक्ट करें ज़रा। अच्छा इसमें आप सेलेक्ट कर लें कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर लें। अब आप ये डिलीट करें ज़रा सारे को, सारे जो ओपन है ना विंडोज़ सबको डिलीट करें। अब आप नया टर्मिनल खोलेंगे तो वो कमांड प्रॉम्प्ट का खुलना चाहिए आपके पास, क्योंकि पावर शेल में भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। अच्छा ये पावर शेल ही खुला है अभी भी। वेल यहाँ से ज़रा ड्रॉप डाउन से करके ना प्लस कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो खोल लें। ये सबसे जो आपका 3rd नंबर पे जो आ रहा है ना, ये सेलेक्ट कर लें आप। ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। यहाँ पे ज़रा करके देखें, पावर शेल में भी सम टाइम मसले आते हैं। अलाउ कर दें भाई, ये खुलना चाहिए था आपके पास, ये पहले नहीं खुल रहा था। बस यहाँ पे ऑथराइज़ कर देंगे, हो जाएगा। पासवर्ड अब लिखने का ना ऑप्शन ख़त्म कर दिया इन्होंने। बस सही है, यहाँ पे आप लिखेंगे अपना पासवर्ड गिटहब का जो भी है और आप अलाउ करेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ बस स्क्रीन आप बंद करके ना आराम से अपना कर लें इसको। चलिए अच्छा भाई, तो हम CSS डिस्कस कर रहे थे कि CSS होती क्या चीज़ है। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा कैस्केडिंग किस चीज़ को कहते हैं हम? स्टाइल शीट तो समझ में आ रहा है कि कोई ऐसी शीट तैयार होगी जिसमें स्टाइलिंग से मुताल्लिक़ सारी चीज़ें होंगी। अच्छा स्टाइलिंग में कलर भी हो सकता है, ठीक है। इन्होंने अरीबा ने लिखा है CSS मीन्स कलर की दुनिया। हाँ सही लिखा है। तो वेल अब लेकिन स्टाइलिंग में सिर्फ कलर नहीं होता, फ़ॉन्ट का स्टाइल भी हो सकता है, फ़ॉन्ट का साइज़ भी हो सकता है, ठीक है। बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर हो सकता है, किसी चीज़ का बॉर्डर हो सकता है, बहुत सारी ऐसी स्टाइलिंग की चीज़ें हैं। तो स्टाइल शीट तो समझ में आ गई, कोई ऐसी शीट तैयार होगी जिसमें स्टाइल के मुताल्लिक़ सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी उसमें, ठीक है। अब कैस्केडिंग का क्या मतलब है? कैस्केडिंग कौन मुझे बता सकता है कि अंग्रेज़ी में कैस्केडिंग किस चीज़ को कहते हैं? अंग्रेज़ी का एक वर्ड है कैस्केडिंग, है किसी को पता है? लैला अफजाल ने जो है वो मेरे साथ में
असाइनमेंट भेजा है। मेरे ख्याल में शायद जिस तरह फाइलिंग होती है सीक्वेंस में होती है, उसमें टैग्स लगे होते हैं ABC के, इसको इस तरह से कैस्केड इसको कहते हैं। जी शिराज क्या कहा आपने, समझ नहीं आया। तरतीब नहीं, तरतीब तो नहीं है, तरतीब ही बाबर भाई ने भी कहा है। अच्छा अंग्रेज़ी में एक ही वर्ड के कई मतलब होते हैं, तो कैस्केडिंग को ना आप, मैं ज़रा समझाता हूँ आपको आसान तरीके से कि जैसे पानी गिरता है ना, वाटरफॉल से जो पानी गिरता है, पहाड़ से पानी नीचे गिर रहा है, तो वो ना ऐसे एक एक स्टेप करके गिरता है, एक एक स्टेप करके, और वो फैलता चला जाता है। या मिसाल के तौर पे मेरे पास ये अभी पानी का गिलास पड़ा हुआ है, अभी पानी के गिलास को अगर मैं टेबल पे डालूंगा ना, अगर ये टेबल जो पड़ी हुई है इस पर मैं उंडेलूँगा तो टेबल पे रुकेगा नहीं ये टेबल के जहाँ जहाँ से इसको जगह मिलेगा ना, वो टेबल से नीचे जाएगा और टघरता हुआ टेबल की साइड की दीवारों को गीला करता हुआ ज़मीन तक पहुँच जाएगा, और ज़मीन पे फिर टपकना शुरू कर देगा और ज़मीन पे भी फैलेगा फिर जहाँ जहाँ इसको जगह मिलेगी। तो दिस इज़ कॉल्ड कैस्केडिंग या कैस्केड होना इसको बोल सकते हैं आप, कि जो पानी गिरा ना, अब पानी क्या है वो पूरे को ना कवर करता हुआ जा रहा है नीचे, ठीक है। अच्छा ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है, ये भी इसमें नोट करने वाली बात है। तो कैस्केडिंग जो है स्टाइल शीट इसी वजह से कहते हैं कि हमारे पास इसके 3 रूल होते हैं, CSS को अप्लाई करने के ना 3 रूल होते हैं, कि जो रूल बाद में आएगा वो ज़्यादा उसकी प्रेसिडेंस होगी, वो बहरहाल हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन कैस्केडिंग का मतलब क्या है कि वो ऊपर से हम गिराते हैं उसको, बल्कि इसका एक और भी आपको मैं अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ। वो केक बनाते हैं ना, जो यूट्यूब पे एक मैं देख रहा था वीडियो, वो केक बना रहे थे, तो वो केक तैयार करने के बाद ना पूरा उसके ऊपर वो चॉकलेट डाला उन्होंने। अब वो चॉकलेट उन्होंने डाला ना केक, तो केक के साइड से ना वो हल्का हल्का टपकना शुरू हो गया चॉकलेट, और उसको फ्रेम पे रख के ना वो घुमा घुमा के ऐसे ऊपर से चॉकलेट डाल रहे थे। तो डैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैस्केडिंग, कि भाई कोई चीज़ आपने ऊपर से डाली है वो कवर होके पूरा नीचे से निकल रही है आपके ना। तो दैट इज़, अब वो हम कैस्केडिंग को ना मज़ीद डिस्कस करेंगे जब हम ये रूल पढ़ेंगे ना प्रेसिडेंस वाला, तो वहाँ पे ही हमें सही से समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन के, व्हाट CSS डज़, कि CSS आखिर करता क्या है, ठीक है। CSS ऐसा क्या करता है कि जो है आपके मतलब कुछ हो जाता है CSS के लगाने से। हाउ CSS वर्क, पहले तो क्या करता है, फिर कैसे करता है। अच्छा क्या करता है ये तो मैं बता चुका हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्टाइलिंग से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं वो सारी हम CSS के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। अच्छा CSS कैसे काम करता है, इसके स्टेटमेंट्स होती हैं, रूल्स होती हैं, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं, रूल्स, प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़, ये 3 चीज़ें होती हैं, इसके ज़रिए काम करता है। वेल तो हम फ़ौरन से पहले इस चैप्टर के अंदर आ जाते हैं, और ये साइड बार हम इसका छुपा देते हैं, ठीक है जी। In this section, we will look at how to make your web pages more attractive, controlling the design of them using CSS. अभी इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि हमारे वेब पेज को अट्रैक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है, और इसके डिज़ाइन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा अब ये डिज़ाइन की जब बात आ रही है तो हम डिज़ाइन पे थोड़ी सी डिस्कशन पहले कर चुके हैं, अगर कोई उस क्लास में मौजूद था तो हमने ये देखा था कि डिज़ाइन इज़ समथिंग फंक्शनल, ठीक है, कि अच्छा कलर देखने से हमारा मूड चेंज होता है, ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको करके हमें अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो दैट इज़ अ गुड डिज़ाइन। फिर डिज़ाइन की फंक्शनैलिटी भी होती है, अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है तो दैट इज़ नॉट डिज़ाइन। तो ये उस डिज़ाइन की ही बात हो रही है, ठीक है, ये फूल पत्तियाँ बनाने की जस्ट बात नहीं हो रही, ठीक है। डिज़ाइन की जहाँ पे भी गोरा जहाँ पे भी डिज़ाइन की बात करेगा ये उसी डिज़ाइन की बात करेगा जो फंक्शनल डिज़ाइन है, ठीक है, कि भाई अब जहाज़ के 2 पर क्यों लगे हुए हैं, वो 2 पर इसलिए लगे हुए हैं कि वो खूबसूरती के लिए नहीं लगे हुए, उसको उड़ने के लिए वो चाहिए थे, ठीक है, लेकिन बट जब वो बन गया तो उसका शेप थोड़ा अच्छा कर दिया, एरोडायनेमिक्स भी हो गया उससे, तो दैट इज़ फंक्शनल डिज़ाइन। अच्छा तो ये हम देखने जा रहे हैं कि अपने पेज को अट्रैक्टिव, अच्छा अट्रैक्टिव का मतलब ये है कि भाई आपकी वेबसाइट पे ज़ाहिर है जब कोई आएगा तो आपकी वेबसाइट पे वो जब ही स्टे करेगा जब उसका स्टे करने का दिल करेगा, ठीक है। अब उसका स्टे करने का दिल कैसे करेगा भला, तो उसमें कलर्स का भी काफ़ी हाथ हो सकता है और ओवरऑल उसमें डिज़ाइन का हाथ हो सकता है कि उस वेबसाइट पे आने के बाद उसको कैसा फ़ील हो रहा है, ठीक है। तो अगर उसको अच्छा फील होगा तो दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बी मोर अट्रैक्टेड टू योर वेबसाइट।
आप उसको शायद बाद में भी आने का दिल करें। मिसाल के तौर पे फेसबुक है, फेसबुक बहुत सारे लोग रोज़ विज़िट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी ज़रा सा फ्री होते हैं फ़ौरन फेसबुक खोल लेते हैं और चलाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे फील गुड व्हेन दे आर यूजिंग फेसबुक, ठीक है। व्हाट्सएप के स्टेटस देखना शुरू कर देते हैं बिकॉज दे फील गुड व्हेन दे आर वॉचिंग देयर व्हाट्सएप स्टेटस। तो अभी ये थोड़ा सा इन्होंने शुरू में बनाकर दिखाया कि भाई हेडिंग जो पहले होती थी ना, काली काली ब्लैक ब्लैक सी हेडिंग होती थी, उसको थोड़ा लाल करके दिखा दिया है, ठीक है। टेक्स्ट का भी कलर पहले बिल्कुल ब्लैक होता था, लेकिन अभी ये ना बिल्कुल ब्लैक नहीं है, अब थोड़ा सा ये ग्रे का कोई शेड है जो ये बता रहे हैं, ठीक है। तो हम ज़रा देखते हैं आगे क्या बताया हुआ इन्होंने। अच्छा, इन्होंने ना यहाँ पे ये बताया कि द की टू अंडरस्टैंड हाउ CSS वर्क्स is to imagine that there is an invisible box around every HTML element। कह रहे हैं कि जो सीक्रेट है ना CSS को समझने का, वो सीक्रेट ये है कि आप ऐसे सोचें अपने दिमाग में कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे एक इनविजिबल बॉक्स के अंदर हैं, ठीक है। हर एलिमेंट के अराउंड एक इनविजिबल बॉक्स बना हुआ है, इस तरह से आप सोचें। अच्छा, तो ये इमेजिनेशन इन्होंने पिक्चर पे भी ड्रॉ करके बताई है इस जगह पे, राइट। ये यही वाला पेज है जो आपको यहाँ दिख रहा है, नीचे इन्होंने अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा ड्रॉ करके बताया है कि भाई एक H1 का एलिमेंट है। अच्छा, बल्कि H1 से भी पहले जो ये वाली जो लकीर चल रही है, दैट इज़ अ बॉडी, ठीक है। जो HTML के टैग में जो बॉडी वाली चीज़ है वो सबसे टॉप पे होती है, तो ये बॉडी है हमारी एक्चुअली। उसके अंदर एक H1 का एलिमेंट है, तो आप देखें H1 का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एक्चुअली एक एलिमेंट है जो चकोर पूरा होता है इस तरह करके, ठीक है। फिर उसके नीचे एक अदद पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ की बाउंड्री है, ठीक है। फिर पैराग्राफ के अंदर कुछ टेक्स्ट ऐसा था जिसको इटैलिक किया हुआ था, तो ज़ाहिर है इटैलिक भी एक अपना एक कंटेनर है उसका। अच्छा, इस चीज़ को हम गूगल क्रोम में कैसे देख सकते हैं वो ज़रा आपको मैं बताता हूँ। ये मेरी एक वेबसाइट बनी हुई है जो मैंने लास्ट क्लास में बनाई थी। मैं राइट क्लिक करूँगा, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊँगा और इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है ना, सेलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज, इस पर क्लिक करूँगा मैं। आप जैसे ही नोट करें, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये हल्का सा ब्लू हो गया, ठीक है। दोबारा क्लिक करूँगा वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लू जब होगा ना तो इसका मतलब है ये सेलेक्टेड है इस वक्त। ये टूल, जैसे आप इमेजिन करें कि जब माइक्रोसॉफ्ट पेंट में जाते हैं ना तो आपको पेंसिल चाहिए होती है, आप क्या करते हैं, पेंसिल पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो पेंसिल आ जाती है आपके पास। तो आपने ये सेलेक्ट एन एलिमेंट क्लिक किया तो आप ये सिलेक्शन आ गई आपके पास, एक टूल आ गया आपके पास। अब आप नोट करें इसको, मैं जब H1 के ऊपर लेकर जाता हूँ और H1 पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो ये टूल ऑटोमेटिक क्या हो गया, वाइट हो गया दोबारा से, जो पहले ब्लू हुआ था ना वो वाइट हो गया, और मुझे ये लेकर आ गया इस H1 के एलिमेंट पे जो कोड लिखा हुआ है उस पर लेकर आ गया। अब आप नोट करें ये जो H1 का एलिमेंट है ये एक्चुअली एक बॉक्स है पूरा, इससे ऊपर एक बटन है, अब बटन भी एक बॉक्स है, इसके नीचे एक फॉर्म है, फॉर्म पूरा इटसेल्फ एक बॉक्स है। फॉर्म को मैंने ओपन किया, फील्ड सेट है, फील्ड सेट भी एक बॉक्स है। उसके अंदर गया, लेजेंड है, लेजेंड भी एक बॉक्स है, लेबल है, लेबल भी एक बॉक्स है, इनपुट है, वो भी एक बॉक्स है। उसके नीचे फिर एक अदद आपके लेबल एक और है रोल नंबर का, फिर एक और इनपुट बॉक्स है। तो हर एलिमेंट के अराउंड एक इनविजिबल बॉक्स है, एंड दैट इज़ द की टू अंडरस्टैंड हाउ CSS वर्क्स, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे लाके दिखाने का मकसद ये है कि भाई ये इनविजिबल बॉक्स की जो बात हो रही है ये कोई ख्याली बातें नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसा ही है कि हर एलिमेंट के अराउंड एक चकोर सा इनविजिबल बॉक्स होता है, ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट मैं बनाता जा रहा हूँ इसके अराउंड एक इनविजिबल बॉक्स है, और जितनी भी स्टाइलिंग होगी ये इन्हीं बॉक्सेस के ऊपर होगी, ये हमेशा याद रखें, ठीक है। CSS allow you to create rules that control the way each individual box is presented। तो CSS जो सारा लगता है ना वो बॉक्सेस के ऊपर ही लगता है कि आप CSS में बात वही लिखते हैं कि ये बॉक्स को करना क्या है, इस बॉक्स का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना है, इस बॉक्स का फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर देना है, इस बॉक्स का फॉन्ट का कलर चेंज कर देना है, इस बॉक्स पे कोई बॉर्डर लगा देना है, ठीक है, इस बॉक्स को हिडन कर दो, इस बॉक्स को विजिबल कर दो। ये सारी चीज़ें जो भी आप CSS में कर रहे होंगे असल में वो इन्हीं बॉक्सेस के ऊपर ही काम कर रहे होंगे आप, ठीक है। अच्छा, अब इस पे लगेगा क्या, एग्जाम्पल स्टाइल्स, ठीक है। अब कौन से बॉक्स के ऊपर कौन सी स्टाइलिंग लगती है, जो बॉक्सेस होंगे, बॉक्सेस का मतलब ये है कि
इमेजेस या डिव या स्पैन या इस तरह की जो चकोर चीज़ें होती हैं, ठीक है, वीडियो, ये सारे बॉक्सेस में आ रहा है ये। इस पे विड्थ एंड हाइट लग सकती है, बॉर्डर लग सकता है, बैकग्राउंड कलर एंड इमेज लग सकती है, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज भी एक चीज़ होती है। पोजीशन वगैरह इसमें सेट हो सकती है इसकी, कि इसकी पोजीशन को कहाँ पे सेट करना है। जो टेक्स्ट होता है, लिखा हुआ आइटम जो होता है, लिखे हुए आइटम का मतलब है हेडिंग्स जितनी भी हैं वो सारी इसमें शामिल हैं, पैराग्राफ सारे के सारे इसमें शामिल हैं, और भी लिखे हुए आइटम जितने होते हैं वो सारे, लेबल है, लेबल में लिखा हुआ आइटम होता है, तो वो सारे इसमें शामिल है। तो उस पर टाइप फेस लग सकता है। टाइप फेस क्या होता है कि जिसको फॉन्ट का स्टाइल कहते हैं, ठीक है, एक थोड़ा ना ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके फॉन्ट होता है, वो टाइप फेस, एक अलग टाइप फेस होता है, ठीक है, उस टाइप फेस का कोई ना कोई नाम होता है। एक बड़ा बीच में मशहूर हुआ था कैलिब्री फॉन्ट, ठीक है, तो कैलिब्री फॉन्ट इज़ अ टाइप फेस एक्चुअली, उसका टेक्निकल जो नाम है वो टाइप फेस नाम है। आमतौर पे जो आप जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं और आप लिखना शुरू करते हैं तो उसमें जो फॉन्ट इस्तेमाल हो रहा होता है वो एरियल फॉन्ट होता है। एक फॉन्ट होता है, बड़ा मशहूर फॉन्ट है एरियल फॉन्ट, वो इस्तेमाल होता है। तो टेक्निकल जो नाम है ना, एरियल क्या है, व्हाट इज़ एरियल, जो एरियल लिखा हुआ आ रहा है, जो सेलेक्ट हुआ हुआ है पहले से, टेक्निकल नाम उसका टाइप फेस है, ठीक है। तो एरियल इज़ अ टाइप फेस, या आप उसको ये भी कह सकते हैं कि एरियल इज़ अ फॉन्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉन्ट नहीं कहते, ये टाइप फेस टेक्निकल नाम यहाँ पे यूज़ करते हैं CSS में। उसके अलावा साइज़ हो सकता है उसका, आप नोट करें कुछ टेक्स्ट थोड़ा बड़े साइज़ में लिखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट थोड़ा छोटे साइज़ में लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस साइज़ को भी कंट्रोल किया जा सकता है। सम टाइम पैराग्राफ में मैं चाहता हूँ कि यार जो मेरे फॉन्ट का साइज़ हो वो 10 पिक्सल हो, सम टाइम मैं चाहता हूँ 16 पिक्सल हो, सम टाइम मैं चाहता हूँ 20 पिक्सल हो, ठीक है, सम टाइम 72 पिक्सल चाहता हूँ, बहुत ही बड़ा साइज़ फॉन्ट का, ठीक है। कलर चेंज कर सकता हूँ मैं कि भाई वो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसका कलर क्या है, उसको बोल्ड, इटैलिक, अपर केस और लोअर केस कर सकता हूँ मैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। फिर स्पेसिफिक कुछ है, मिसाल के तौर पे टेबल्स हैं, जो टेबल्स के जो सेल पे कोई ना कोई ख़ास स्टाइलिंग होती है, तो वो टेबल के सेल पे ही हो सकती है, वो कहीं और नहीं हो सकती। तो कुछ स्पेसिफिक स्टाइलिंग भी है जो एक सर्टेन जगह पे ही हो सकती है। मिसाल के तौर पे लिस्ट है, अब लिस्ट के अंदर बुलेट का जो कलर है, बुलेट का मुझे कलर चेंज करना है, तो वो ज़ाहिर है सिर्फ लिस्ट के अंदर ही हो सकता है। तो इस तरह की भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी मौजूद हैं CSS में, जो हम किसी ख़ास एक एलिमेंट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और एलिमेंट पे वो काम ही नहीं करता। अच्छा, यहाँ तक की बात सब लोगों को समझ आई कि CSS हमेशा डब्बों पे लगता है, बॉक्सेस पे लगता है, हर एलिमेंट एक बॉक्स है और CSS हमेशा बॉक्सेस पे लगता है। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ अपना माइक ओपन करके आप सवाल पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ फिर अब हम CSS का हेलो वर्ल्ड करने जा रहे हैं। अगले पेज पे CSS का हेलो वर्ल्ड है। हाँ, बॉक्सेस के अंदर डिव भी आ जाता है, इमेजेस भी आ जाती हैं और आपके वीडियोस भी आ जाती हैं, सब चीज़ें आ जाती हैं बॉक्स के अंदर। ओके, इसमें सर आ रहा है साइट नहीं चल रही। कैस्केडिंग का मतलब ऐसे फैल के नीचे की तरफ गिरना, उसको कैस्केडिंग कहते हैं। अबे भाई ये क्या खोल दिया तुमने? ये तुमने जो बनाया है ना, मेरे ख्याल है पता नहीं तुमने फेसबुक का बनाया था ना क्लोन, तो वो शायद गूगल वालों ने उसको ब्लॉक मार दिया है। ये फ़िशिंग पेज इसी को कहते हैं कि आप ना कोई ऐसी, एक मिनट, रिपोर्ट इनकरेक्ट वार्निंग लिख देता हूँ ना। गूगल कह रहा है कि भाई ये ना आपका जो है फ़िशिंग पेज आपने बनाया है। The site you are trying to visit has been identified as a forgery intended to trick you into disclosing financial, personal or other sensitive information. Suggested return to and pick other result. अच्छा यार, आप देख लीजिएगा अपने फॉर्म में आपने कोई क्रेडिट कार्ड का नंबर वगैरह तो नहीं आपने डालने का बोला हुआ है, ठीक है। तो आपने जो भी कुछ बनाया है उसका ज़रा एक स्क्रीनशॉट
यहाँ पे मैसेज में डालें, ताकि मैं ज़रा वो देख लूँ कि उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो काबिल एतराज़ है, क्योंकि ये फ़िशिंग की आप पे लगी है ना रिपोर्टिंग, आपकी गिटहब की प्रोफाइल उड़ा देंगे पूरी है, ठीक है। और क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है, मेरे आप गिटहब की प्रोफाइल में देखेंगे ना, मलिक सिंगर लास्ट में 1 लगा हुआ है। वो 1 का असल में कहानी उसकी यही है कि वो बग़ैर 1 वाली जो प्रोफाइल है ना, वो ब्लॉक मार दी है उन्होंने। तकरीबन 1 साल या 2 साल का उसमें मेरे वर्क था, सारा था, वो उन्होंने ब्लॉक मार दी एक दिन। अच्छा, मैंने बनाया फेसबुक का ही फ़िशिंग पेज था, ठीक है ना, और फ़िशिंग ही पेज बनाया था मैंने मैंने कहा यार फ़िशिंग पेज बना के ट्राई करते हैं, होस्ट कर दिया उसके ऊपर। एडमिशन फॉर्म नहीं, ये तो मेरे ख्याल है दूसरा है, वो नहीं है। इमेज की यहाँ पे जगह नहीं है। अच्छा चलो, मुझे व्हाट्सएप पे अलग से भेज देना, बाद में भेज देना, मसला नहीं है। मेरा ख्याल है इमेज यहाँ सेंड होती है यार। एक दफ़ा मैं ज़रा 1 मिनट कॉपी करता हूँ कोई इमेज यहाँ से। यहाँ से मैं एक इमेज कॉपी करके भेजता हूँ, ज़रा देखता हूँ जाती है यार इमेज। मुझे तो ऐसा लग रहा है नहीं जा रही। हाँ नहीं जा रही, इमेज का नाम पेस्ट हो गया। चलो खैर। अच्छा भाई, तो अब हम जा रहे हैं CSS का ना हेलो वर्ल्ड बनाने जा रहे हैं अब हम, ठीक है। 7 के बाद मैंने कहा 08 CSS। सवाल था जी दोस्त। सर, जैसे ये अभी इन्होंने फेसबुक का ये बनाया है, तो ये तो लोकल होस्टर से क्यों मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाई क्रोम ने, गूगल वालों ने? यार अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इन्होंने बनाया क्या है ना, वो देखने के बाद ही मुझे कुछ बोल सकता हूँ मैं कि वो क्यों इन्होंने फेसबुक से मतलब लॉगिन पेज आता है, वही बनाया है। अच्छा एग्जैक्टली वही पेज बनाया है, तो जब ही उस पर रिस्ट्रिक्शन लगी है। हाँ यार, अगर आप बिल्कुल फेसबुक की कॉपी कर देंगे ना, अगर फेसबुक का कोड आपने कॉपी कर लिया, अगर तो फेसबुक का कोड आपने कॉपी करके और उसको उसमें अपना पीछे कोडिंग डाली है, तो वो तो लाजमी आपको ब्लॉक मारेंगे, ठीक है। इन्होंने बाकायदा क्रॉलर छोड़े हुए होते हैं। वो क्रॉलर क्या करते हैं, जितनी भी वेबसाइट है ना पूरे इंटरनेट पे, सब पे जाके क्रॉल करते हैं और सब पे देखते हैं जाके कि वो किस तरह से स्ट्रक्चर हुआ हुआ है, और बाकायदा इनके पास AI लगी हुई है, वो उसको देख लेते हैं कि ये विजुअली क्या ये फेसबुक के जैसा दिखने में है। अगर वो फेसबुक के जैसा दिखने में, उसको फ्लैग करते हैं। फिर बाकायदा इनके बंदे बैठे हुए हैं, वो फ्लैग हुई हुई वेबसाइट्स को जाके ह्यूमंस उसको विज़िट करते हैं और उसको चला के देखते हैं, और अगर वो वाकई फ़ेसबुक के जैसी होती है दिखने में, तो उसको फ़िशिंग पेज की कैटेगरी में डाल के ना, जहाँ पे भी होस्ट हुई हुई होती है उनको कंप्लेन कर देते हैं। अब आपकी गिटहब में होस्ट हुई हुई है, कंप्लेन आएगी गिटहब वालों के पास, गिटहब बोलेगा सही है ठीक है ब्लॉक मार देता हूँ मैं। तो ये वाला सीन है, और फिर वो अनब्लॉक भी नहीं करते। बड़ी यानी अजीब सी पॉलिसी है। अभी तो खैर माइक्रोसॉफ्ट के हाथ में आ गया गिटहब। ये मैं जब का इंसिडेंट बता रहा हूँ, ये 2014 का इंसिडेंट बता रहा हूँ आपको मैं। ये 2014 में ये इनके दूसरे थे ऑनर्स, तो उन्होंने तो भाई बिल्कुल ही मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई कुछ भी नहीं हो सकता, निकलो यहाँ से अच्छा भाई, तो हम अब जा रहे हैं CSS का हेलो वर्ल्ड बनाने जा रहे हैं। अच्छा, तो इन्होंने क्या कहा कि CSS एसोसिएट्स स्टाइल रूल्स विथ HTML एलिमेंट्स। अब CSS क्या करता है, स्टाइल के रूल्स होते हैं इनके, ठीक है, वो अटैच करता है हर एक एलिमेंट के साथ, ठीक है। मतलब हर एक एलिमेंट के साथ नहीं, जिसके साथ आपको करना है। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आपके पेज में जितने भी पैराग्राफ के एलिमेंट्स हैं उनकी फॉन्ट फैमिली कर दी जाए एरियल, ठीक है, फॉन्ट फैमिली उसकी एरियल कर दी जाए, तो वो हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं आता हूँ यहाँ पे अपने कोड में, और मैं यहाँ पे एक अदद नई फाइल क्रिएट करता हूँ, index.html, और यहाँ पे आके मैं बेसिक कोड लिखता हूँ जो मुझे VS कोड की तरफ से शॉर्टकट के तौर पे प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद मैं बनाता हूँ एक अदद H1, ठीक है, हेलो CSS, ठीक है। ये मैंने एक इसमें लिख दिया हेलो CSS, राइट क्लिक करके कॉपी पाथ किया, और इसको अब मैं ओपन करके देखता हूँ कि मेरे पास ये किस तरह से, कुछ इस तरह से ओपन हो गया ये, ठीक है जनाब। अब इस तरह से ओपन होने के बाद मुझे इसके अंदर ना इसका कलर चेंज करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके बोलूँगा स्टाइल, ठीक हो गया जी। स्टाइल का टैग ओपन, स्टाइल का टैग क्लोज,
ठीक है, मैंने क्या कहा, स्टाइल का टैग ओपन, स्टाइल का टैग क्लोज। अब जितनी भी स्टाइलिंग में करूँगा वो सारी मैं इस स्टाइल के टैग में करूँगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैंने कहा H1, उसके बाद मैंने कहा ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कलर रेड। ठीक है, इसका कलर मैं रेड करना चाह रहा हूँ, या रेड के अलावा भी कुछ भी कर सकता हूँ, मैं वाइट भी कर सकता हूँ। ठीक है, या मैं इसका कलर जो है वो ब्राउन भी कर सकता हूँ। ठीक है, रोज़ ब्राउन कर दिया मैंने, चलो सजेशन में आ रहा था। तो ये मेरी स्टाइल का जो टैग था, इसके अंदर मैंने ये बात लिख दी और मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब जब ये चलेगा ना मेरा कोड, ये H1 के नाम से अगर कोई एलिमेंट हुआ, अगर नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। अगर H1 के नाम से कोई एलिमेंट हुआ तो उसका कलर ये जाके रोज़ ब्राउन कर देगा। देख लेते हैं रिफ़्रेश करके, भाई ठीक है, सही कहा था, ये मेरा कलर इसका चेंज हो गया। ठीक है, इसके अलावा कोई भी मैं इसका कलर कर सकता हूँ। मैं इसको कह सकता हूँ कि मजेंटा कलर कर देता हूँ मैं इसका। रिफ़्रेश किया, मजेंटा हो गया। अच्छा, ये जो सजेशन आ रही है ना कलर लिखते हुए, ये सजेशन मुझे कौन दे रहा है? ये सजेशन मुझे VS कोड दे रहा है। देखो एक्वा, A से जितने भी थे, मैं B लिखूँगा, B से जितने भी कलर हैं सब आ गए। ठीक है, ब्लू वॉयलेट, ये ब्लू वॉयलेट हो गया। ये सजेशन मुझे कौन दे रहा है? विजुअल स्टूडियो कोड, यानी कि VS कोड का जो टेक्स्ट एडिटर है ये वो मुझे दे रहा है। ठीक है, अगर मैं ये किसी और एडिटर में होता तो उसमें ये सजेशन हो सकता है आती, हो सकता है ना भी आती। ठीक है, गॉड नोज़, हर एडिटर में ये अलग अलग हो। अगर तो मैं नोटपैड इस्तेमाल कर रहा हूँ फिर उसमें किसी किस्म की कोई सजेशन नहीं मुझे मिल रही होती। तो हम VS कोड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका हमें बेनिफिट क्या है? अच्छा, VS कोड में ये भी बेनिफिट है, यहाँ पे थोड़ी देर आप हवर करेंगे ना इसके ऊपर ला के थोड़ी देर कर्सर को आप रोकेंगे तो ये पूरा आपके बाहर आ जाता है। यहाँ से आप जो सभी कलर चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे सख्त ग्रीन कलर चाहिए तो ये मैंने सख्त ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया, सेव किया, यहाँ आके रिफ़्रेश किया तो ये सख्त ग्रीन हो गया। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा हल्का ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, हल्का ग्रीन कर दिया, नॉर्मल ग्रीन हो गया। ये मेरा CSS का हेलो वर्ल्ड हो गया। अच्छा, आम तौर पे ना इस तरह से करना सही तरीका है, तरीका बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन आम तौर पे इस तरह से ये काम नहीं किया जाता। CSS की अलग फ़ाइल बनाई जाती है बाकायदा। ठीक है, CSS की अब अलग फ़ाइल हम बनाने जा रहे हैं। ये हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब CSS को लगाने का एक दूसरा तरीका हम देख रहे हैं एक्चुअली। सही है। अच्छा, ये CSS की जो स्टाइल का जो टैग है ना, ये यहाँ पे बॉडी के अंदर भी लगा सकते हैं, बॉडी के शुरू में भी लगा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही काम करेगा। इसको आप हेड में भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही काम करेगा ये। ठीक है, बेहतर तरीका ये कि इसको आप हेड में लगाएं। बेहतर तरीका इसमें क्या है कि आप इसको हेड में लगाएं। ठीक है, वेल, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ इतने कोड को, और कमेंट करने के बाद अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, CSS की अलग फ़ाइल बनाने जा रहा हूँ। इसका नाम मैंने रखा है style.css, एंटर, और वही कोड जो मैंने वहाँ लिखा था अब वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये स्टाइल का टैग ज़ाहिर अब नहीं आएगा क्योंकि ये पूरी फाइल ही सही है। ये मेरे पास H1 आ गया, ब्रैकेट ओपन हो गई, ब्रैकेट क्लोज हो गई, बीच में मैंने कहा कलर और ग्रीन कर दिया। ठीक है, नाम भी लिख सकता हूँ, RGB भी कर सकता हूँ। ये पूरा अभी चैप्टर आगे चलेगा, कलर्स का पूरा एक चैप्टर है इनका जिसमें ये चीज़ पूरी डिस्कस होगी कि ये क्या हो रहा है एक्चुअली यहाँ पे। अच्छा, अब ये मेरी फ़ाइल तो है अलग, अब इस फाइल को मैंने आगे करना है लिंक। तो मैं लिंक का यहाँ पे टैग लगाऊंगा और यहाँ पे लगा दूंगा .style.css। ठीक है, ये तरीका है एक्सटर्नल फाइल वाला, ज़्यादा अच्छा तरीका है, रेकमेंडेड है कि स्टाइल की फ़ाइल आपकी अलग से हो। अदरवाइज़ आप अगर सेम फाइल में भी टैग लगा दें स्टाइल का तो भी ठीक है। ठीक है, तो गलत नहीं है, तो भी ठीक है। ये दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। ये वाला तरीका रेकमेंडेड है। चला कर देखते हैं कि उसका जो रिज़ल्ट है क्या बिल्कुल सेम पहले की तरह आ रहा है। मैंने रिफ़्रेश किया, बिल्कुल सेम पहले की तरह आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ पर आगे कलर मैं इसका क्या कर देता हूँ, अब की बार मैं कह देता हूँ भाई रॉयल ब्लू कर देता हूँ। सही है भाई, रॉयल ब्लू, थोड़ा ब्लू का एक शेड होता है। ठीक है, चेंज हो गया। इसका मतलब है मेरा CSS बिल्कुल पहले की तरह सही काम कर रहा है। मैं सेम फाइल में काम करूं या मैं एक्सटर्नल फाइल में काम करूं, रिज़ल्ट सेम आएगा मेरे पास। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों तरीके सही हैं। एक्सटर्नल फाइल रेकमेंडेड है क्योंकि एक्सटर्नल फाइल में आपको कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो सेम फाइल में आपको नहीं मिल पाते। अच्छा, ख़ास तौर पे जब आपकी वेबसाइट में 3, 4, 5 या 10 पेज होते हैं जब, तो उसमें आपको एक्सटर्नल फाइल में बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड हो चुका है। अच्छा, अभी आप सब लोग ये हेलो वर्ल्ड अपने हाथ से बनाएं। ठीक है, अभी 2 मिनट हैं आपके पास
और कोई एक बंदा स्क्रीन शेयर कर दे वॉलंटियर करने के लिए जस्ट, बाकी लोग अपने अपने पास बनाएं। सब लोग होपफुली सब लोग कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा है वॉलंटियरली? ये हेलो वर्ल्ड जो CSS का भी हमने बनाया है, ये आपने बनाना है अपने PC में। जी कर दें, शेयर कर दें अपनी स्क्रीन आप। अच्छा जी, आपकी स्क्रीन मेरे पास आना शुरू हो गई है क्या? आपने स्क्रीन शेयर कर दी है दोस्त? मेरे पास आई नहीं है अभी तक आई थिंक। सर शेयर का ऑप्शन नहीं हो रहा, क्लिक नहीं हो रहा। शेयर का ऑप्शन आपके पास होगा, बिल्कुल होगा। जहाँ पे रेड कलर का बटन है ना, कॉल कट करने का बटन है, उसके पड़ोस में एक बटन होगा एरो, ऐसे ऊपर की तरफ एरो किया हुआ होगा, वो बटन प्रेस करें। और वो बटन प्रेस करने के बाद आपने एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करना है और फिर शेयर का बटन दबाना है। एंटायर स्क्रीन तो आ रही है लेकिन शेयर का ऑप्शन वो मतलब एंटायर स्क्रीन पे क्लिक तो करें ना आप, पहले एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करें आप, फिर आएगा आपके पास। हो गया। ये स्क्रीन आ रही है इससे? जी आपकी आ गई है स्क्रीन। खोलें ज़रा जल्दी से, एक फ़ाइल बनाएं और जल्दी से एक फ़ाइल बना के ना उस पर CSS लगाएं। मसला नहीं है, फंसेंगे कहीं पे मैं बताता जाऊंगा आपको। सर ये CSS की एक्सटेंशन लगाए सही लगा या फिर? हाँ नहीं, आपने इसको चेंज करें, रीनेम करें, style.css करें इसको आप। माइक ओपन ही रखें अपना, कोई मसला नहीं है। जी style.css, style.css चलें, खैर है, नाम कोई भी हो सकता है फाइल का, नाम का मसला नहीं है। ठीक है, जो नाम रखेंगे फिर उसी नाम से ही आपको इसको इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे लिखें आप H1 करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, डॉट स्लैश ये आ गया file.css। ठीक है, अच्छा वो आपने CSS का जो रूल है वो गलत लिखा है थोड़ा सा, उसको ज़रा ठीक कर लीजिएगा प्लीज़। ये आपने RGB करके ना जो लिखा है ना, इसमें वैल्यूज़ सही नहीं है, इसको कंट्रोल Z करें, हाँ उसको हटा दें, और कलर इक्वल टू करके ना आप कोई कलर का नाम लिख दें इसमें। ठीक है, बस सेव कर दिया हमने। अब इस फाइल को ओपन करके देख लें। अच्छा, ये आपने CSS की फ़ाइल का कर लिया कॉपी पाथ।
हो गया। वेल डन यार, क्या बात है। अच्छा, तो फैज़ान से हो गया, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि बाकी लोगों से भी हो गया होगा। ठीक है फैज़ान, थैंक यू सो मच फॉर वॉलंटियर। अच्छा, अब हमारे पास अभी हैं 15 मिनट और हैं, तो हम ज़रा सा ना और मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं कुछ CSS के बारे में, एक दो बातें, फिर हम ख़त्म करते हैं आज की क्लास। अच्छा, अब इन्होंने क्या बताया कि एक तो बताया कि भाई एक अदद होता है सेलेक्टर। सेलेक्टर क्या होता है कि किस चीज़ पे ये लगानी है आपने स्टाइलिंग, ठीक है। और एक अदद होती है डेक्लेरेशन, कि लगाना क्या है। सही है। मिसाल के तौर पे जब क्या कहते हैं, आपको कुछ ख़रीदना होता है, सब्ज़ी ख़रीदनी होती है आपको, मिसाल के तौर पे आपको अम्मी ने कहा बेटा चलो टमाटर लेकर आओ, सही है, आपको पैसे पकड़ा दिए, तो आप सबसे पहले ये सोचते हैं कि यार ये टमाटर मिलेगा कहाँ। सही है, तो ये वो सेलेक्टर है कि भाई टमाटर मिलेगा सब्ज़ी की मार्केट में, तो यह वही है कि भाई जाना कहाँ है, किस जगह पे जाके। अच्छा, फिर ये एक्चुअल टमाटर ख़रीदने का प्रोसेस है पूरा, जो आप उस दुकान में जाके करते हैं। तो ये P जो है वो सेलेक्टर है। तो हमने अगर P लिखा है तो वो पैराग्राफ पे लगेगा, हमने H1 लिखा है तो जितने भी H1 होंगे सब पे लग जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये सेलेक्टर और डेक्लेरेशन ये हमें पता चल गया। अब ये डेक्लेरेशन में क्या क्या कुछ हो सकता है, ये पूरी CSS में हम पढ़ेंगे कि भाई डेक्लेरेशन में क्या क्या कुछ हम लगा सकते हैं। सेलेक्टर तो अभी हम देख ही चुके हैं, एलिमेंट का नाम होता है सीधा सीधा। अच्छा, अब उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा मज़ीद बताया कि भाई सेलेक्टर में ना आप एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं, मतलब H1, H2, H3 3 दे दिए हमने, ठीक है, कॉमा डाल के P भी लिख देता मैं, वो भी हो जाता। फिर इन्होंने बोला कि डेक्लेरेशन में भी आप एक से ज़्यादा डेक्लेरेशन किया हुआ है। अभी तो हमने सिर्फ बताया था कलर, लेकिन कलर के साथ साथ यहाँ पे फॉन्ट फैमिली भी बता रहा है कि भाई फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर दो, कलर भी चेंज कर दो। इसके अलावा मैं नीचे और भी 2-4 बातें लिख सकता था, वो भी लिखा जाती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता बॉर्डर भी लगा दो इस पर, तो बॉर्डर भी आ जाता। तो अच्छा, अब इन्होंने ये बताया कि भाई डेक्लेरेशन जो होती है उसके भी 2 पार्ट होते हैं। पहले वाले पार्ट को कहते हैं प्रॉपर्टी, दूसरे वाले पार्ट को कहते हैं वैल्यू, कि भाई कलर कौन सा कलर रखना है, येलो कलर रखना है, तो प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। इससे क्या होता है कि जब आप, यानी एक इंजीनियर जब दूसरे इंजीनियर से बात करता है ना, तो वो टर्मिनोलॉजी में बात करता है, ठीक है, इस टर्म में बात करता है वो। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी इसलिए पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप कोई इंजीनियर है, उसको आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो सीढ़ी है, ठीक है, सीढ़ी को 45 डिग्री पे रखना। अभी ये बोलना चाह रहे हैं आप कि यार सीढ़ी ज़्यादा खड़ी ना हो जाए, उसको 45 डिग्री पे ही रखना, 45 डिग्री से ज़्यादा खड़ी मत करना। अब ये बात ज़रा कोई मुझे डिग्री का लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर बोल के दिखाए, कोई बोल सकता है? कैसे बोलोगे उसको यार? तो डिग्री एक टर्मिनोलॉजी है। अब आप सब लोगों को मोस्ट प्रॉब्ली पता होगा, मैथमेटिक्स में एक चीज़ होती है डिग्री, उससे हम जो है ना कोई चीज़ कितनी खड़ी है या कितनी बैठी हुई है वो पता चलता है हमें। तो अगर मुझे डिग्री की टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी तो मुझे ये बात बताने में कितनी मुश्किल होगी, आप इमेजिन करें। तो इसी तरीके से ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हम सारी पढ़ रहे हैं, अगर ये टर्मिनोलॉजीज़ मुझे नहीं पता होगी तो मुझे दूसरे डेवलपर से बात करने में या कम्युनिकेट करने में या उसको कोई इंस्ट्रक्शन देने में या उससे कुछ पूछने में मुझे बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना होना पड़ सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू है, और ये प्रॉपर्टी वैल्यू मिला के दैट इज़ डेक्लेरेशन, और ये वाला पार्ट जो है हमारा क्या है, दैट इज़ यहाँ पे हमें बता दिया गया सेलेक्टर। ठीक है जी, तो ये चीज़ें अब बस ऐसी चीज़ें हैं कि आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ये बात जिक्र की है कि यार एक्चुअल में उसको लगाना कैसे है, तो लिंक के ज़रिए लगाना है, एक्सटर्नल CSS फाइल। ठीक है, एक तो ये हो गया, हम ये करके देख चुके हैं, अभी हमने किया है। अच्छा, ये एक्सटर्नल फाइल का इन्होंने ऐसे लिंक लगा कर बताया, ये हम करके देख चुके हैं अभी। ठीक है, CSS की फ़ाइल बना के उसमें 2 बातें लिखी हैं, ये 2 बातें आप भी लिख कर देख लीजिएगा, एज इट इज़ चल जाएगा ये। अच्छा, यूजिंग इंटरनल CSS, कि भाई स्टाइल का टैग ओपन करो, स्टाइल का टैग क्लोज़ करो और दरमियान में सारी की सारी CSS लिख दो, ये भी हम अभी करके देख चुके हैं। ठीक है, अब आ गई CSS सेलेक्टर्स की बात। CSS सेलेक्टर्स के बारे में मज़ीद कुछ बताया जा रहा है। अब एक तो सेलेक्टर होता है ना कि हमने जैसे यहाँ पे किया था कि भाई H1 पे कुछ भी लगा दो, फिर मैंने यहाँ पे आके बोला कि यार इनपुट जितने भी हैं ना, इनपुट पे क्या कर दो, इनपुट पे लगा दो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड।
ठीक है, तो मैंने इनपुट पे लगाया। अब इनपुट पे लगाने की वजह से देखो होगा क्या, इनपुट पे लगाने की वजह से होगा ये, अच्छा इनपुट तो कोई है ही नहीं ना अभी मेरे पास, मैं बना देता हूँ कोई इनपुट पुराने वाली फॉर्म के चैप्टर में से उठा के ना, ये पूरा फॉर्म उठा के ले आता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, पुराने जो चैप्टर था मेरा लास्ट वाला, उससे मैं पूरा फॉर्म उठा के मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, जस्ट टू डेमॉन्स्ट्रेट कि अभी इनपुट पे मैंने लगाया तो होगा क्या। अब देखो इनपुट बोला था ना मैंने, जितने इनपुट थे सब पे लग गया भाई ये, मुझे तो ये करना ही नहीं था, इतने सारे इनपुट पे थोड़ी लगाना था, मुझे तो सिर्फ पहले वाले पे लगाना था। तो अब ये काम मैं कैसे करूँ, ये काम मैं इस तरह करूँगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के मेरे पास सेलेक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके ज़रिए मैं मुख्तलिफ़ तरीक़े से एलिमेंट्स को टारगेट कर सकता हूँ। अभी जो हमने सेलेक्टर पढ़ा है दैट इज़ कॉल्ड टाइप सेलेक्टर। टाइप सेलेक्टर में क्या होता है, एलिमेंट का जस्ट हम नाम लिख देते हैं और उस नाम के जितने भी एलिमेंट होते हैं मेरे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर सब पे वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती है। ठीक है, लेकिन हमेशा इस तरह से करना मुनासिब नहीं रहता, हमेशा इस तरह से करना फ़ायदेमंद नहीं रहता। हमें क्या करना होता है, एलिमेंट को टारगेट करना होता है। हम हमेशा ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे कि सारे H1 पे जो है ना भाई लाल कर दो जाके, या सही है ये सारे H2 को जाके लाल कर दो या पीला कर दो। ठीक है, ऐसा कभी भी हम नहीं चाहते। हम क्या करते हैं, सम टाइम हमें टारगेट करना होता है एलिमेंट्स को। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेलेक्टर्स मौजूद हैं। एक है यूनिवर्सल सेलेक्टर, सबसे पहला कि स्टैटिक करके जो भी आप लगाएंगे ना रूल, वो पूरे जितने भी पेज पे एलिमेंट होंगे ना सब पे अप्लाई हो जाएंगे, चाहे उसका नाम कुछ भी हो या कुछ भी नहीं हो। ये इस तरह की चीज़ को आमतौर पर हम इस्तेमाल नहीं करते, ये मशीन गन है, इससे सारे ही मर जाते हैं। ठीक है, तो मतलब जब फ़ौजी जंग लड़ते हैं तो आपस में एक दूसरे पे तो नहीं चलाते ना मशीन गन, तो ये वाला तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते हम। ठीक है, बहुत कम ऐसा होता है कि इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। वेल, टाइप सेलेक्टर वाले को भी हम यूज़ करते हैं लेकिन बहुत कम केसेस में करते हैं। ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं क्लास सेलेक्टर को। क्लास सेलेक्टर क्या चीज़ होती है कि हर एलिमेंट को ना कोई मैं देता हूँ क्लास। ठीक है, हर एलिमेंट को मैं क्या देता हूँ, कोई ना कोई देता हूँ क्लास। मिसाल के तौर पे ये जो H1 है इसको मैंने क्लास दे दी, जैसे मैं आईडी देता हूँ इसी तरह मैं क्लास देता हूँ। मैंने कहा हेड, सही है, हेडिंग 1 के नाम से मैंने इसको क्लास दे दी। ठीक है, अब बजाय H1 लगाने के मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, डॉट हेडिंग 1। काम वही होगा अभी, लेकिन ये अब किस पे लगी है मेरी स्टाइलिंग, मेरी लगी है स्टाइलिंग इस क्लास के ऊपर। अभी इस क्लास से मुताल्लिक कोई H2 भी दूसरा भी है ना। ठीक है, H2 में सम टेक्स्ट, अब यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, क्लास देकर इसको भी हेडिंग 1 बना सकता हूँ मैं क्लास को। तो जितने भी एलिमेंट्स पे ये क्लास लगी हुई होगी ना, सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये क्लास सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम ज़रा चल के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो इस वाले पे भी अप्लाई हो गया। अगर मैं इससे ये क्लास हटा दूंगा, इस पर से एप्लीकेशन इसकी हट जाएगी। ठीक है, नॉर्मल हो गया वो। तो हमने क्या देखा कि इसमें जो क्लास का सेलेक्टर है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहता है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा एक है आईडी का सेलेक्टर। फिर आईडी के सेलेक्टर में क्या होता है कि हम हर एलिमेंट को एक अदद आईडी देते हैं, लेकिन आईडी के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक एलिमेंट को आपने जो आईडी दे दी है, मिसाल के तौर पे इसको मैंने एक आईडी दे दी फर्स्ट हेडिंग, सही है। अब यही आईडी अगर मैं दूसरे को भी दूंगा ना, किसी को, अगर मैंने सेम आईडी किसी दूसरे को दे दी तो ये मेल फंक्शन करेगा, ये कभी भी सही काम नहीं करेगा। ये दोनों दो एलिमेंट पे एक आईडी आप नहीं दे सकते, दैट इज़ इलीगल। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। ऑन अदर हैंड जो क्लास है वो एक ऐसी चीज़ है, क्लास आप जितने चाहे एलिमेंट्स को आप दे सकते हैं। ठीक है, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, कल को मैं किसी और को भी दे दूंगा, इसको भी, लेजेंड को भी मैं क्लास दे दूंगा। ठीक है, हेडिंग 1। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं लेजेंड के साथ क्या हुआ। लेजेंड का भी कलर आप देखें वही कलर आ गया लेजेंड के ऊपर भी। ठीक है, तो आम तौर पे हम क्या कर रहे होते हैं क्लास के ज़रिए कि हम अपने जो एलिमेंट्स हैं ना उसकी क्लासेस बना लेते हैं। ठीक है, यानी क्लास का मतलब है कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं कि भाई जितनी भी फला टाइप की हेडिंग है ना उसका सबका कलर एक जैसा कर दो। सही है, जितने भी इनपुट के बॉक्सेस हैं मेरे पास फला तरह के, उसका सबका कलर एक जैसा कर दो। ठीक है, लेकिन इनपुट बॉक्स का नाम नहीं लिखता मैं ये नहीं लिखूंगा कि इनपुट पे ये कर दो, मैं इसको क्लास दूंगा। ठीक है, अच्छा उससे मसला क्या होगा, मैं इनपुट भी दे सकता हूँ लेकिन मसला ये होगा कि कल को कोई नया इनपुट बनाया किसी ने, डेवलपर ने नीचे, तो उस पर भी अप्लाई हो जाएगा वो ज़बरदस्ती।
ठीक है, क्लास लगाए बगैर ही अप्लाई हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा मैं क्लास लगा के CSS को अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये क्लास सेलेक्टर हमने देख लिया, ID सेलेक्टर देख लिया। अब उसके बाद ये चाइल्ड, डिसेंडेंट और एडजेसेंट सिबलिंग और जनरल सिबलिंग, ये 4 सेलेक्टर और भी हैं, इनको भी प्लीज़ देखिएगा, इनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों सेलेक्टर इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन स्टिल जहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ जाए वहाँ पे हमें इनको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इन 4 सेलेक्टर्स को ख़ुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर इसमें कोई आपका सवाल हो तो नेक्स्ट क्लास में प्लीज़ वो सवाल पूछिएगा। और आपका जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट ये है कि आपने जो लास्ट टाइम अपनी CV बनाई थी, ठीक है, बिल्कुल शुरू में आपने क्लास के एक CV बनाई थी आपने, उसमें क्लास सेलेक्टर को इस्तेमाल करते हुए, सिर्फ क्लास सेलेक्टर को इस्तेमाल करते हुए रिक्वायरमेंट है। आप चाहें तो इसमें से सब इस्तेमाल कर लें, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यार आपने क्या करना है। क्लास के सेलेक्टर को इस्तेमाल करते हुए आपने अपनी CV में मुख्तलिफ़ किस्म की स्टाइलिंग ऐड करनी है। ठीक है, अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म की स्टाइलिंग आप कैसे ऐड कर सकते हैं? इस बुक में देखें, कलर्स का पूरा एक चैप्टर है, टेक्स्ट का पूरा एक चैप्टर है कि टेक्स्ट में क्या क्या चेंजेस की जा सकती हैं, कलर में क्या क्या चेंजेस की जा सकती हैं, वो पूरा पूरा चैप्टर में डिस्क्राइब हुआ है। ठीक है, इमेजेस में कैसे की जा सकती है स्टाइलिंग, ठीक है, लिस्ट में, टेबल में और फॉर्म में स्टाइलिंग कैसे की जा सकती है, वो सारा बुक में लिखा हुआ है। तो इन चैप्टर्स को प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिएगा आप, और इनमें से आप देखिएगा कि आप अपनी CV में इनमें से कौन कौन सी स्टाइलिंग को अप्लाई कर सकते हैं, और आपने वो क्लास को इस्तेमाल करते हुए अप्लाई करना है। ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट जो मैं बता रहा हूँ वो है। अब किसी बंदे को अगर पहले से कुछ आता है या कोई क्लास में ज़्यादा मेहनत करता है, वो अगर ज़्यादा अच्छा बना के ले आता है, तो उससे आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करनी है जस्ट। ठीक है, अगर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं तो आई गारंटी कि जब ये कोर्स कंप्लीट होगा तो इस कोर्स में जो रिज़ल्ट मैं चाहता हूँ वो निकलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग एटलीस्ट जूनियर डेवलपर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के काबिल हो जाएं। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मतलब ये मेरी एक्सपेक्टेशन है ये क्लास कंप्लीट होने के बाद। तो क्लास के सेलेक्टर को आपने इस्तेमाल करना है, और क्लास के सेलेक्टर को इस्तेमाल करते हुए आपकी जो CV है, जो आपने लास्ट शुरू में बिल्कुल बनाई थी, वो CV को आपने कलर वगैरह स्टाइलिंग जो जो आप लगा सकें वो आपने लगाना है। ठीक है जी, तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, और आप सबसे मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह अगली क्लास में। और अगर लास्ट में कोई सवालात, जी मैंने लिंक शेयर करना था आपको। जी प्लीज़ कर दें। वो असल में ये पुश वगैरह के चक्कर में मसला हो गया था, मैं सेंड करता हूँ। मुझे मेरे क्वेश्चन था जी प्लीज़। कि आपने जिस तरह बताया कि यूनिवर्सल सिलेक्टर हम मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो अगर हम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और विड्थ आ जाती है, तो उसके लिए शुरू में हम यूनिवर्सल सिलेक्टर नहीं लगाते। अच्छा, लोग, ये आपने सही कहा, कुछ लोगों को ऐसा मैंने देखा है, आपने भी देखा है कि वो शुरू में ना स्टैरिक करके ना मार्जिन और पैडिंग ज़ीरो कर देते हैं हर एलिमेंट का। बिल्कुल ठीक है, सर। तो उससे होता क्या है कि फिर जितने भी मज़ीद एलिमेंट बनते हैं उसमें स्टाइलिंग, जो मार्जिन और पैडिंग है, वो उसमें ज़ीरो हुई भी आ रही होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से आसानी पैदा होती है उनके लिए। ठीक है, तो वो करते हैं ये काम। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ एलिमेंट्स पे जो थोड़ा बहुत मार्जिन और पैडिंग पहले से लगा हुआ आ रहा होता है, दैट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये वाला तरीका इख्तियार नहीं करता। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो हेल्पफुल है, अगर आप कहीं से कोई ट्यूटोरियल गाइड देख रहे हैं जिसको देखने के बाद आपको लगता है ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो बिल्कुल आप ये कर सकते हैं। ठीक है, स्टिल देखें, टूल मौजूद होने का मतलब यही है कि आप उसको इस्तेमाल जब आपको ज़रूरत पड़े, जब आपको लगे कि इसको इस्तेमाल करना है, तो वो इस्तेमाल आप करेंगे। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मेरे पास, जैसे ना मेरे पास हथौड़ी पड़ी हुई है, मेरे पास ना टूल बॉक्स में हथौड़ी मौजूद है, लेकिन वो हथौड़ी मैंने ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं की, मतलब वो ऐसी ही पड़ी हुई है, न्यू पड़ी हुई है। तो अब पॉइंट ये है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो इसका मतलब ये है कि वो उसको टूल बॉक्स से बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो स्टैरिक है वो टूल बॉक्स का पार्ट है, आपको जो टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं उसका पार्ट है वो। आपको अगर लगता है कि आपको ज़रूरत है तो आप इस्तेमाल करें, लगता है कि नहीं है ज़रूरत तो आप इस्तेमाल नहीं करें। HTML में और CSS में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो पहले लोग इस्तेमाल करते थे कसरत से, अब उन्होंने इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, उसकी जगह नई चीज़ें आ गई हैं, वो इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो स्टैरिक मोस्ट प्रॉब्ली उन्हीं में से शायद एक एलिमेंट है। बाबर भाई ने अपना लिंक भेज दिया जी, बाबर भाई का लिंक खोल के देखते हैं। वेल डन बाबर भाई, ये तो आपने गूगल फॉर्म को पूरा बना दिया है,
कॉपी कर दिया है। क्या बात है यार आपकी, ज़बरदस्त। ऊपर से कॉपी हुआ हुआ है, अंदर से जो कोड है ना वो बेचारा बहुत ही वैसा है मगर गुड स्टेप के। नहीं यार, बनाया तो आपने काफ़ी अच्छा है। आप ऊपर देख रहे हैं वो जो बॉर्डर है ग्रीन वाला, हाँ ऊपर करें जरा, हाँ ये जो बॉर्डर आ रहा है ना वन स्टैक के ऊपर जो आ रहा है, ये हाँ। छोटा सा ग्रीन बॉर्डर अच्छा ये जो है, हाँ ये कैसे बनाया? एक तो ये तो जाहिर है, तो रेडियस मैंने इसको दे दिया 0.5 EM दिया, हाँ और उसके बाद ये ऊपर HR लगी हुई है, HR का भी रेडियस दे दिया राइट और लेफ्ट, और कलर दे दिया उसको। सही। नहीं लेकिन अगर मैं इस पे लगाने की कोशिश करूं यहीं पे राइट नाउ, तो ये काम इसमें ना बॉर्डर टॉप से भी हो सकता है ये काम। मिसाल के तौर पे मैंने कहा बॉर्डर टॉप, सिर्फ बॉर्डर टॉप पे मैं अगर लगाऊं, मैंने कहा कि 1 पिक्सल सॉलिड रेड, तो ये ऊपर की साइड पे बॉर्डर आ गया। और मेरा ख्याल है इसको थोड़ा मुझे बढ़ाना पड़ेगा, बॉर्डर को 5 पिक्सल कर दिया मैंने। ठीक है, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, मैंने कहा भाई 25 पिक्सल कर दो, नहीं 25 ज़्यादा हो गया, 20 कर दिया मैंने, 18 कर दिया, नहीं 16, कम करता हूँ लो, इतना सही है ना। अच्छा रेड की जगह मुझे क्या चाहिए होगा, ये कलर पिकर का मेरे पास टूल है, इससे मैं कलर पिक कर लेता हूँ एग्जैक्टली वही कलर जो आपने लगाया हुआ है। तो मैंने रेड को आगे इसको, अरे खुल जा, रेड को हटा के मैंने ये कलर लगा दिया इस पर, तो ये सेम चीज़ मेरे पास भी बन गई है ना। मेरा साइज़ थोड़ा अभी भी शायद ज़्यादा है, 15 से थोड़ा इसको कम करेंगे ना तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे भी आपको मुनासिब लग रहा हो वहाँ पे इसको आप ला के रोक सकते हैं। अच्छा ये बहुत जल्दी में बनाया था रात को ना, और उसके बाद ये मसला आ गया मेरे पास गिटहब पर, तो इसमें ही लगा था, खैर इंशाल्लाह आगे और अच्छा सा बनाए। सही है। नहीं लेकिन बनाया तो माशाल्लाह अच्छा है आपने, मतलब देखें ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैंने किया है आप भी वैसे करें। अच्छा मैंने जो तरीक़ा किया है शायद वो थोड़ा निस्बतन आसान है आपके वाले अप्रोच से, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर एक ही काम को करने के कई मुख्तलिफ़ तरीक़े हो सकते हैं। आप 10 डेवलपर बिठाएंगे ना, एक्सपीरियंस डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ मैं, 10 डेवलपर बिठाएंगे, उनको आप एक ही चीज़ बनाने को देंगे, वो सारे अलग अलग तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई फ़िक्स तरीक़ा नहीं है, तो बिल्कुल आपको जैसे आसानी लगती है आप बिल्कुल वैसे बनाएं, कोई मसला नहीं है। वेल ये आपने HR करके बनाया है, लेकिन मैंने आपको एक सजेशन दिया है कि भाई ये काम ये जो इस तरीके से भी हो सकता है बॉर्डर टॉप से। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला आसान लगता है आप ये वाला करें, आप जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो भी ठीक है, सही गलत कुछ भी नहीं होता। अगर स्क्रीन पे ये अच्छी तरह विजिबल हो रहा है तो ठीक है, ठीक है, इसमें कोई सही गलत नहीं होता। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात रहेगी। और वाबर भाई वेल डन यार, बहुत अच्छा बनाया आपने। अच्छा ये एक अवेस अब्दानी ने भी हमें भेजा है। अच्छा ये तो अच्छा रीडायरेक्ट करके लेके चला जाता है वहाँ पे, वो लॉगिन पे क्या होता है। अच्छा रिक्वायर्ड है ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, बस इतना ही है इसमें। साइन अप पे क्या होता है, साइन अप में अलग पेज खुल जाता है साइन अप का। गुड यार, फॉर्म का आपने बनाया है। अच्छा मैंने यार फॉर्म बाय द वे एडमिशन फॉर्म ही बोला था, लेकिन वेल जो भी बनाया आपने अच्छा बनाया अभी सबदानी, वेल डन यार, गुड। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी नेक्स्ट क्लास में, बाय।